बच्चों से तो हमेशा पूछता हूँ, ओरिएंटेशन पूछता हूँ, भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन जानता है? तो बच्चे बोलते हैं सर हम खुद। कि नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं। तो बच्चे फिर मैं बोलता हूँ कौन और जानता है? कि मम्मी पापा। मैंने कहा नहीं, तुम्हें सबसे ज़्यादा जानता है मोबाइल, क्योंकि तुमने 6 महीने पहले अगर किसी को ढूंढा था तो आज भी तो उसकी रील्स दिखाई देती है। दोस्तों, डीप टॉक में आपका फिर से स्वागत है। वेलकम टू डीप टॉक। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज मेरे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जिनको आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। मैं इनसे ऑलरेडी मिल चुका हूँ। मेरा कब से मन था ये डीप टॉक में आए, और इस वक्त मुंबई में बारिश का मौसम है और ये सच में भीगते भागते बचते बचाते ट्रैफिक से मेरे पास आ गए हैं। एंड आज आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू द वेरी फेमस एनवी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एनवी सर फिजिक्स चैंपियन, क्या क्या आपके निकनेम्स हैं? अच्छी बात है, बच्चों का प्रेम है। रियल जीतू भैया, थैंक यू। ये ऑफ कोटा फैक्ट्री, एंड इतने सारे आपके हैं। एंड इट्स रियली अमेजिंग कि नॉर्मली ऐसे एक्टर्स, स्पोर्ट्स पीपल, मॉडल्स, चलो स्टैंड अप कॉमिक्स वगैरह भी आजकल उनका होता है, पर फिजिक्स के टीचर के बारे में ऐसे रिएक्शन नहीं होते हैं ना। फिजिक्स के टीचर से लोग डरते हैं। हाँ, सही बात है। पर आप एनवी सर हो, आप तो ऐसे पॉपुलर हैं, इतने आपके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। ये क्या चक्कर है, सीक्रेट क्या है? मुझे लगता है कि शायद मैं सब्जेक्ट को बहुत इन्जॉय करता हूँ, और बच्चे भी इसलिए करते हैं और बहुत मस्ती मजाक करके उसको पढ़ते हैं। तो जो जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट थोड़ा टफ है जो लोगों को लगता है, पर अगर उसे बहुत अच्छे मन से पढ़ा और पढ़ाया जाए तो क्यों, हालांकि थोड़ी मैं आपको बायस लगूंगा, पर मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई सब्जेक्ट है। यू आर ऑब्वियसली बायस्ड। फिजिक्स मुझे भी पसंद था, पर आप कह रहे हो हंसी मजाक, मजाक से मतलब ये हंसी मजाक वाला सब्जेक्ट तो कहाँ पे हंसी मजाक है यार फिजिक्स में? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूटन के लॉ थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट हैंड रूल, कुछ कुछ मुझे याद है। ऑनेस्टली मैंने बहुत ज़िंदगी में और चीज़ें कर लिया, मैं थोड़ा मेरी मेमोरी। पर व्हाट, हंसी मजाक कैसे? और वो भी आप, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहे हो, फिफ्थ में, सिक्स में, वेलकम टू फिजिक्स, छोटा सा फ्रिक्शन। आप मतलब आईआईटी जेई की तैयारी करा रहे हो, तो उसमें हंसी मजाक कैसे आता है? बेसिकली हंसी मजाक सब्जेक्ट से ज़्यादा उसको पढ़ाने के तरीके में है, जो शायद किसी भी सब्जेक्ट में डाला जा सकता है, जो मेरे हिसाब से एक शिक्षक की कला होनी भी चाहिए। और वो तभी आप कर पाते हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उसको पढ़ाने में और बच्चों से इंटरेक्ट करने में मुझे बहुत आनंद आता है। मतलब मुझे लगता है कि मैं शायद उन बहुत सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जिनको वो करने को मिला जो करना जीवन में चाहते थे। तो आपको फिजिक्स पढ़ानी थी? टीचर बनना था ये भी नहीं पता था, पर मुझे बचपन से ऐसे संस्कार हम में आए थे कि लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद था। अब वो जब शिक्षक के रूप में बच्चों से मिला पहली बार, तो मेरे अध्यापक ने जब मेरे को पहली बार बोला कि अध्यापक बनना सिर्फ ज्ञान डिलीवर करना नहीं है, कि नॉलेज ट्रांसफर नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट केटी नहीं कर रहे हो आप, राइट, इट इज़ अबाउट कि आप उसे इन्जॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो पहले तुम पढ़ा के देखो कि तुम्हें आनंद आ रहा ही नहीं आ रहा और बच्चों को आनंद आ रहा ही नहीं आ रहा। तो पहले दिन से जब से पढ़ाना चालू करा, पहली बार जब गया तो आपको सही बताऊं तो पहली बार जब मैं टीचर ने मुझे भेजा तो कौन कौन कहाँ पे? कोटा में ही थे, मेरे गुरु रहे शिशिर मित्तल सर करके। उन्होंने मेरे को बोला, उनकी छुट्टियों में आया था मैं, फर्स्ट ईयर की छुट्टियों से सेकंड ईयर में। तो मैंने फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लिया था कि मुझे टीचर बनना है, हाँ। अध्यापक बनना है मतलब। तो मैं छुट्टियों में आया फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, तो मैंने बोला सर मैं एक बार पढ़ा के देखना चाहता हूँ, तो कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक बार पढ़ा के देखो पहले। तो मैं पहली बार गया कि एक चैप्टर तैयार करो। मैं चैप्टर तैयार करा, अच्छा बहुत डर लगा क्योंकि बच्चों के सामने जाना। चैप्टर था बेसिकली उस समय मैंने सबसे पहले पढ़ाया था ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर। वो जो मिरर लेंस वेंस होता है। हाँ, अच्छा, हाँ। तो वो पढ़ाने जाना था, मुझे 12th का बैच था। अब आप मानेंगे नहीं कि मुझे याद तो सब रहेगा, अच्छा डर और लगता है कि शुरुआती दौर में जब आप पढ़ रहे हो तो, खैर ये अंदर की बात है, मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ, बट जब आप शुरुआती दौर में, बिल्कुल शुरुआती दौर में जब आप टीचर होते हो तो आपको ये लगता है कि यार मैं कंटेंट याद तो करके जा रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग पेपर ले जाते हैं, जो मैं कभी नहीं ले गया, पर मैं सब रट के जाता था कि अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये वाला सवाल लूँगा। अच्छा पहली बार गया तो डर लगा, तो ये जो घुटने के अपने टखने होते हैं ये हिलते हैं ऐसे ऐसे। आई डोंट नो सबके साथ होता है नहीं होता, यस। रहती है, तो हिल रहे थे, हो सकता है बच्चों को दिख भी रहे हूँ। पर शुरुआती क्लासेस में जब आप पहली बार चैप्टर को डिलीवर करते हो, या मैं तो कह रहा हूँ स्टेज पे आप पहली बार स्पीच भी देते हो, या आप जैसे लोगों के सामने जब पहली बार बैठते हो, तो भी आपको वो फर्स्ट टाइम की एंजाइटी रहती है। तो वो रहती थी। और अच्छा खास बात ये है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंटेंट ख़त्म हो गया आपका, आप सोच के गए थे 1.5 घंटे में इतना फिजिक्स पढ़ाऊँगा, अब कंटेंट ख़त्म हो गया, अब क्या करें?
अच्छा, ऐसा हो जाता है कई बार कि आपको लगा हाँ यार ये इतना रट के जाऊंगा, ये शुरुआत में खत्म हो जाता है, क्योंकि आप प्रिपेयर करके जाते हो ना, यू प्रिपेयर योरसेल्फ कि अच्छा यार आई डिलीवर फॉर 1.5 आवर, इट इज़ नॉट 4 to 5 minutes जॉब, राइट। अब शुरुआती दौर में कभी कभी ऐसा भी हुआ कि यार वो खत्म हो गया, तो फिर मोटिवेशन चालू। अच्छा, तो देन यू स्टार्टेड मोटिवेटिंग, देन यू वुड से कि अच्छा देखो आज की पढ़ाई खत्म, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए। नाइस, यू नो लाइक आई नेवर थिंक, मैंने कभी सोचा नहीं कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होता है। हम हमेशा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि अरे यार इतना पढ़ना पड़ेगा, अगर कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया हमें नहीं आता होगा, बट टीचर की एंग्जाइटीज, टीचर की नर्वसनेस भी है। ये प्रश्न पहली बार शायद कोई पूछ रहा है, और मेरे हिसाब से सारे अध्यापक इसको रिलेट कर पाएंगे। इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब, इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब। समटाइम्स अवर मैनेजमेंट पीपल ऑल्सो कंपेयर, सर टीचर्स ओनली टेक 6 hour क्लासेस, है ना। आई टेल देम सुबह 10 बजे आके डेस्क पे नहीं बैठना है टीचर को, उसे 6 घंटे परफॉर्म करना है। ये परफॉर्मेंस आप सोचिए, आपको कभी स्टेज पे भेजें तो आपको कितना, आप तो मेरे हिसाब से हमसे बहुत बेहतर समझते हैं, पर उसके लिए प्रिपरेशन लगती है पीछे। टीचर को रोज़ तैयार होना है। मैं मानता हूँ कि अनुभव के साथ वो उसको प्रिपेयर करने का समय कम होता जाता है ना, बट फिर भी वो समय लगता है। तो इतना परफॉर्म करना टीचर के लिए शुरुआती दौर में, और एक अच्छा अध्यापक ये जानता है कि मैं अगर डिलीवरी अच्छे से नहीं करूँगा तो बच्चे का नुकसान होगा। तो प्रिपरेशन बहुत लगती है। मतलब शुरुआत में मेरा कमरा पूरा इतने पेजेस से भरा हुआ मिलेगा आपको अभी भी, जो एक एक सवाल सॉल्व करा हुआ है, प्रिपरेशन करी हुई है। बेस्ट पार्ट जो मैंने खुद के साथ करा कि मैं कुछ रटा नहीं, मतलब कुछ लेके नहीं गया क्लास में, सब दिमाग में सेट रखा। उससे मुझे फ़ायदा हुआ बहुत ज़्यादा। आपका दिमाग खुद का वहाँ पे चर्न होने लगता है, आप नया सोचते हो, तो वो बच्चों को भी लाइकिंग होती है। फिर आपको कहाँ पे पंच मारना है, कैसे इम्प्रोवाइज करना है, कितनी वर्ड स्पेसिंग होनी चाहिए, कहाँ पे पॉज लेना है, किसको जो अगर अपन बोलें तो बच्चे को जो पता है कि आपको पता होता है कि बच्चे को कौन सी चीज़ें टफ लगती हैं, बच्चे को कौन सी चीज़ें टफ लगती हैं, उनको कैसे और रुचिर बनाना है। अब ये सर आप करते हो ना, सारे नहीं कर पाते, तभी तो आप एनवी सर बने हो और बाकी नहीं बन पाते इतने। आई थिंक एक सर्टन थॉट आप डालते हो इस प्रोफेशन में जो शायद इतना नहीं लोग आई एम श्योर मेहनत तो लगती है, सारे टीचर करते हैं, लेकिन इतनी बारीकी से कि ये बोरिंग है इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मतलब ये तरीका, हालांकि शायद ये मंच है कि नहीं है, पर मैं अध्यापकों से बोलूँगा कि जो मुझे लगता है जो मैंने अच्छा करा वो मैं इसलिए मंच से बताना चाहता हूँ कि सभी अध्यापकों को करना चाहिए। पहली बात, आप सब कुछ दिमाग में, अगर आप नए टीचर बनने वाले हैं या नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप आ रहे हैं, तो आप लोग पहले सब कुछ याद करके जाने का प्रयास करिए। दूसरी बात ये ध्यान में रखिए कि बच्चे से आई कांटेक्ट रखिए। तीसरी बात ये ध्यान रखिए कि उसे हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ बुलवाना है। अगर आप 2+2 = कर रहे हो तो भी 4 उससे बुलवाना है। अच्छा, हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिख सकते हो ना, तो आप ये मान लीजिए कि अगर मैं कोई बोर्ड पे कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो उसमें कम से कम 50 बार बच्चा कुछ बोलेगा। लाइक गिव मी एन एग्जांपल, लाइक जैसे हम एनीथिंग, सपोज मैंने लिखा कि यार, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं लिख रहा हूँ 2+2, कुछ भी आई इक्वेशन आई, या 9-4 ही करना था, 9-4, आप 5 लिख सकते हो बहुत इजीली, राइट। बट आपको बच्चे से बुलवाना है ताकि वो इंगेज रहे, उसे याद होता जाता है। जैसे एक कॉमन कमेंट जो मुझे हमेशा मिलता है वो ये मिलता है कि सर आपकी क्लास के बाद सब याद रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने हर चीज़ उससे बुलवाई है। तो दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत छोटी छोटी बातें। अब जैसे नए जो अध्यापक आ रहे हैं, जैसे मैं उनको छोटी छोटी सलाह, आजकल जैसे अभी FTP में मैं जाता हूँ तो ट्रेनिंग लेता हूँ, तो उनको ये बोलता हूँ बहुत छोटी बातों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि नए बदलाव आते रहेंगे। जैसे आज की तारीख में हम जब बोर्ड पे लिखते हैं तो हम इसको टच करके लिखते हैं, ऐसे चौक लिए और ऐसे लिख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है टच हो रहा है बोर्ड पे। अब डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, आप इसे टच नहीं कर सकते हो। पेन से लिखोगे और ये टच करोगे तो स्क्रीन गायब हो जाएगी। ओह ये तो These are really minute things, but that creates an impact in your teaching. हाँ, You should enjoy that part. बच्चे से कनेक्टेड, उसकी आंखों में पूरे टाइम बने रहना। बच्चे क्लास में तो आंखों में कैसे बने? सर अगर आप एनर्जी से पढ़ा रहे हो तो एनर्जी आपकी लो है, तो आपको पता होता है कि कब आपको पेस तेज करना है, कब र्यूमर डालना है, कब एंगेज करना है। आपको लग रहा है क्लास डल हो रही है, शादी पे बात कर लीजिए। शादी पे बात? भाई शायद कितने लोग शादी करेंगे। ओके, गिव मी एन एग्जांपल। जैसे हम लेट्स से हम फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं, ओके, सो व्हाट इज देयर इन फ्रिक्शन? द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। के भी जब ऐसे सडनली, अब मान लो आपको लग रहा है क्लास डल हो गई है, तो मैंने देखा कि ये हम ऐसे टीनेज को पढ़ा रहे होते हैं, जाहिर सी बात है कोई हम संत महात्मा की तरह उनसे बातें नहीं कर सकते, उनसे दोस्त की तरह बातें करेंगे, तब उन्हें सही राह दिखाएंगे तो वो सही से समझेंगे। जब उनको लगेगा यार सर हमारी जैसी बातें कर रहे हैं, तो किसी भी लड़के को पकड़ लिया, हाँ भाई शादी करेगा नहीं करेगा, कि हाँ सर
तो सारी क्लास, तो बेसिकली दैट क्रिएट्स एंगेजमेंट। आप उसे सही राह भी दिखाते हो। उसके बाद ये नहीं कि सिर्फ शादी पे बात करिए, मुझे ये भी बता दे अभी नहीं भटकना, 2 साल रुक जा, फिर अपने आप लाइन लगेगी। एक सही सोच उन पे सही समय पे डालना एक अध्यापक का काम है। So ये these jokes, these light moments, they are all strategic. दे आर ऑल स्ट्रेटेजिक, इट कम्स विद एक्सपीरियंस। आपको बैक ऑफ द माइंड आपको आपके कर्तव्य का बोध होना चाहिए कि मैं शिक्षक हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ तो मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ी, एक अध्यापक के रूप में मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी अध्यापक को इतना प्रेम मिल सकता है। मैं शायद सौभाग्यशाली हूँ, मैंने कुछ पुण्य करे होंगे, हमारी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, तो मुझे ये सब मिला है। तो मैं हर जन्म में अध्यापक ही बनना चाहता हूँ। पर मुझे लगता है कि जब इतने लोग आपको जानते, जैसे आज आप हो, आप अगर मैं बोलूँ तो चेतन भगत सर जब भी कुछ भी किसी को बोल रहे हैं, कोई भी अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप कितना सोच के लिखते हो, क्योंकि आपको जानते हो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दैट हैज़ अ सोशल इम्पैक्ट, राइट। ऐसे ही मुझे पता है कि मैं क्लास में क्या बोल रहा हूँ उससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य बदलेगा, क्योंकि वो मुझे कुछ मानते हैं, और कुछ मानते हैं तो मेरी बात को सुनते हैं। तो उसको किस तरीके से कहना है ताकि उन्हें समझ भी आए, पर साथ ही साथ में अपनी सही बात भी कह पाऊँ, ये ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी। मैं कोई भी अध्यापक जो भी है उसको हमेशा बोलता हूँ, बिना प्रिपरेशन के क्लासेस में, कोई टीचर ऐसे बोलते हैं, कई लोग मैंने ऐसे सुने, अरे क्या आप तो 20 साल हो गए, 15 साल हो गए यार, क्या है, अपन जब खड़े कर दो तब पढ़ा देंगे। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको प्रिपरेशन कम जरूरत पड़ेगी, बट एक अच्छे अध्यापक होने के लिए सबसे पहले अच्छा विद्यार्थी होना आवश्यक है। अगर आप स्टूडेंट नहीं है अच्छे, तो आप कुछ समय के लिए अच्छे अध्यापक रह पाएंगे। Also, you are saying the teacher has to be a good student. आज की तारीख में आप और हमें पढ़ना पड़ता है। हमें अध्यात्म हो गया, शिक्षा हो गई, इन पे स्वाध्याय हमें करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम जिस ऊंचाई को छूना चाहते हैं या जो हम इम्पैक्ट डालना चाहते हैं वो हम नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा कि हर 4-5 साल में बच्चों की मनोदशा, मनस्थिति बदलती है, उनके सोचने का तरीका बदलता है। आप अभी भी टीचर की तरह मेरे से बुलवाना चाहते हो, उनका सोचने का तरीका अब मैं बोलूँगा बदलता है। वो मेरे अच्छा, मैं इसमें एक बात बताता हूँ। एक्चुअली क्या, मेरा एक नॉर्मल स्टाइल है कि मैं क्लासेस में बोलता हूँ, बोलो आया कि नहीं आया, हाँ कि ना। हाँ, बहुत नॉर्मल, मतलब क्लास में शायद 20 बार बोलता हूँ हाँ कि ना, हाँ कि ना। मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कोई मेरे आके बैठता है तो मैं बोलता हूँ हाँ कि ना, तो सोचता है क्या हुआ ये। हाँ, आप जो बोलो हाँ ही है। नाइस नाइस। आई वांट टू, इतनी सारी मेरे को आपसे बातें करनी है, बट ये डीप टॉक है, इसमें हम लोगों की पर्सनल जर्नी में भी जाते हैं, तो आई वांट टू गो फॉर दैट। देन मैंने आपसे ये टीचिंग के बारे में तो बातें कर ही ली, बट ब्रॉडली जो हो रहा है देश में उस बारे में भी थोड़ी बहुत आपसे बातें करूँगा, जो एड टेक में हो रहा है उस बारे में थोड़ी बातें करूँगा, बट मेनली आई थिंक मैं इंटरेस्टेड उसमें आपकी एज अ पर्सनल जर्नी में हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन आपकी जर्नी से लोग, एक कहानी से भी लोग मोटिवेट होते हैं। तो एक तो आप आज कोटा में ज़रूर इस्टेब्लिश हैं, लेकिन आप ओरिजिनल भी कोटा के हैं। बिल्कुल कोटा के, 1984, 1984 करेक्ट। सो अब हम फिल्मी हैं थोड़े, तो अंधेरी रात थी, तूफान जैसे आज चल रहे हैं बॉम्बे में और वहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है अस्पताल में। वैसे मैं अस्पताल में नहीं हुआ। तो ये अब हमें वहाँ ले जाओ, कहाँ पे क्या था सीन, क्या हो रहा था, क्या। सो आई वांट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ योर फैमिली। राजमहल में जन्म हुआ है? नहीं। बेसिकली मेरे फादर की पोस्टिंग थी कोटा के पास में, एक छोटा सा कस्बा है सांगोद। ओके, क्या करते थे आपके? मेरे फादर जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, तो वो एज ए EN रिटायर हुए, तो उस समय JN थे, वो इंजीनियर थे, तो उनका सांगोद में पोस्टिंग थी। तो वहीं के क्वार्टर्स में हम रहा करते, छोटा सा क्वार्टर था 2 कमरों का, उसमें मेरा जन्म हुआ। और हॉस्पिटल में नहीं हुआ, घर पे ही हुआ, दाई करती थी। हाँ, ये आजकल लोगों को काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है कि लेकिन पुराने ज़माने में काफ़ी घर पे ही होते थे। हाँ, तो हाँ, मतलब वैसे मेरे ज़माने में हॉस्पिटल्स में होने लगे थे, पर समहाउ मेरा जन्म, आपको जल्दी थी ना सर, आपने कहा मैं नहीं, मेरे को अभी बाहर आ रहा है। ओके, एंड देन व्हाट वाज योर, आपका बचपन कैसा था? लाइक कैसा, कौन सा स्कूल था, कैसे आप स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे, एज अ चाइल्ड कैसे थे, कैसी पर्सनालिटी थी आपकी? बेसिकली सांगोद में जन्म हुआ, फिर 2 साल बाद ही हम कोटा आ गए। मैं बचपन से एक सत्य निकेतन स्कूल था बहुत शुरुआत में, उसके बाद एक मोदी पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई। बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा है, घर परिवार बहुत मध्यम वर्गीय पर संस्कारी परिवार में हुआ है। कोई बहुत मतलब गोल्डन स्पून लेके हम नहीं पैदा हुए, पर हाँ संस्कारी परिवार में हुआ है, माँ बाप का प्रेम मिला है। पर मेरा स्कूल में मैं बहुत बदमाश था। हाँ, मतलब मैं बहुत नॉटी बच्चों में मेरी काउंटिंग होती थी। तो मतलब जो भी मेरी टीचर होती थी वो बोलती थी कि जितने भी मेरे दोस्त थे उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं था। मतलब मेरे नंबर हमेशा अच्छे आते थे, नंबर कभी ख़राब नहीं आए, पर मेरे सारे दोस्त लगभग बस जस्ट पास होते थे।
फिर आपके मतलब सारे वो ऐसे वाले दोस्त थे बॉर्डर लाइन? 10 तक सारे बॉर्डर लाइन वाले थे। और अच्छा, मैं उनमें थोड़ा अच्छा ही फील आती थी क्योंकि मैं उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तो हमारी टीचर बोलती भी थी कि तुम इसके साथ मत रहा करो, ये तो पढ़ लेता है। पर हाँ, मतलब नॉटी वाली थी वो, मतलब वो बचपन में जो एक शरारत करने वाली वो रहती है। कैसी शरारतें, एक बता दो चलो। बहुत कुछ, मतलब जैसे अब स्कूल से बंक मार के पास में क्रिकेट खेलने चले गए, तो एक बार कूद के आए वापस, तो ध्यान नहीं रहा। रोज जाते थे, मतलब रोज मतलब हफ्ते में एक आध बार चले जाते थे। रोज आपने बोला है अभी, ये आपके इतने बच्चे हैं पर थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन, ओके। तो नहीं, रोज नहीं जाते थे, कभी कभी जाते थे। तो हफ्ते में एक बार पे तो आप आ ही गए थे, पर ओके फाइन, वी विल नॉट गो इनटू फ्रीक्वेंसी। ये 6 to 8 की बात होगी, 6 to 8 9 की। तो वापस एक दिन क्या वो बैग ले जाना भूल गए। जनरली हम कहते समझदार होते थे कि भाई सेकंड हाफ के बाद, लंच के बाद बैग लेके चले जाते थे। अब बैग ले जाना भूल गए और खेल के वापस ये होता था कि भाई कूद के स्कूल में ही आते थे और फिर सभी बच्चों के साथ छुट्टी में निकल जाते थे। अब क्योंकि बैग क्लासेस में रखे थे हमारे 2-3 दोस्तों के, तो टीचर को पता पड़ गया एक बच्चे नहीं हैं क्लास में। तो फिर हमें खूब ढूंढा गया, हम मिले ही नहीं, हम थे ही नहीं स्कूल में। तो जब तक मैं वापस आया तब प्रिंसिपल रूम में पापा बैठे हुए थे और हमें जाते ही पकड़ लिया कि भाई तुम कहाँ थे। फिर पूरे स्कूल के खूब डांट पड़ी, खूब ये हुआ। और पूरे स्कूल की जहाँ छुट्टी होती है वहाँ पे एक गैलरी होती है, वहाँ पे उस गैलरी में हम तीनों दोस्तों को मुर्गा बना दिया गया। तो पूरा स्कूल जो था वो हमें देखता हो गया कि भाई हाजी मुर्गा बने हुए तीनों। एंड जहाँ से एग्जिट होता है पूरे स्कूल, एक गैलरी होती है। सो बैड। तो फिर थोड़ी देर बुरा लगा। कितनी एज थी आपकी, लाइक व्हाट? आई वॉज इन 8th आई थिंक, 7th या 8th आई थिंक, 8th में होऊंगा। माय गॉड, आई नेवर। आप आज इतने ऐसे गुड बॉय लुक है आपकी, मैं भी आज आपकी तरह ड्रेसअप हुआ हूँ बाय द वे, आपकी यूनिफॉर्म में, बट आई कैन नेवर इमेजिन आपको मुर्गा बना हुआ 8th में। एंड हाँ, मतलब मैं 10th तक, मतलब मेरे जीवन में 10th 11th तक मैं काफ़ी नॉटी रहा हूँ। मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ शरारती और शायद बदमाश होने में डिफरेंस होता है। मैं शरारती था। अच्छा, ये भी आपने एक मैनुअल बनाया हुआ है खुद का ही मैनुअल है कि एक चोरी के भी उसूल होते हैं मतलब मैं शरारती था, लेकिन बदमाश नहीं। बदमाश नहीं था। तो फिर धीरे धीरे 11th में लगा कि यार अब पढ़ लेना चाहिए। क्या फ़र्क है शरारत और बदमाश में, मेरे को अभी तक नहीं समझ आ रहा। बोलते गुंडागर्दी हो गई, लड़ाई झगड़े, गुंडा ही नहीं। वो कभी नहीं, वैसा कभी नहीं करा, बिल्कुल नहीं। शरारत करी हाँ कि नहीं यार, किसी का समोसा खा लिया, अपने 4th पीरियड से पहले टिफ़िन ख़त्म कर लिया, वो सब वो सब करा है। और ऐसी चीज़ों के लिए भी मार खाई है। नॉन वायलेंट मिसचिफ। हाँ, करेक्ट। अच्छा, आपकी इमेज खराब हो ना, तो मैंने देखा कि स्कूल में इमेज खराब हो। जैसे आपकी खराब थी? नॉटी में थी, तो जब भी पीटीआई आता था मैं ही पिटता था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं कम से कम स्कूल में 10th तक 5 बार मेरी पिटाई हुई होगी। पिटाई खूब होती थी स्कूल में, पीटीआई पिटाई करते थे। पीटीआई मतलब ये जो फिजिक्स जो फिजिकल ट्रेनर होते हैं, ऐसे ही किसी भी बात को लेके उनकी बीवी से लड़ाई उन्होंने कर दी। ये वो ज़माना है जब पिटाई होती थी, टुडे इट्स नॉट। हाँ, तो 5 बार में इसलिए पिटाई हुई मेरी कि मैंने स्कूल में बम फोड़ा है, लिटरली। पर मैंने आज तक कभी बम नहीं फोड़ा। इस मन से मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर मैंने कभी आज तक स्कूल में कोई बम चलाया हो ऐसा मैंने कभी नहीं किया। पर मेरी पिटाई हुई बिकॉज ऑफ इमेज। आपने नहीं फोड़ा था? आप इनोसेंट हैं। हाँ, आप निर्दोष हैं। आज भी आप ये कह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल बोल रहा हूँ। पीटा था, अगर वो सुन रहे हो। आपने नहीं फोड़ा था दिवाली का बम। दिवाली के बम की बात हो रही है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल। बम फोड़ दिया जैसे पता नहीं। हाँ, वो दिवाली वाले बम जो है छोटे छोटे, हाँ वो छोटे छोटे जो बच्चे कई बार स्कूल में फोड़ देते हैं। किसी ने फोड़ा, और क्या इसी ने फोड़ा होगा। हाँ, तो मैं 4-5 बार इस चक्कर में पिटा। तो कोई एविडेंस था आपके खिलाफ? मतलब बस वो इमेज की बात होती है ना कि यार ये हो सकता है। हम 2-3 दोस्त थे जो हम अच्छा ये होंगे, तो वो थोड़ा सा वैसा, तो वैसा रहा। आपने कहा नहीं मिलॉर्ड, नहीं मैंने नहीं किया। नहीं सुना। 5 बार हुई लेकिन? हाँ, 4-5 बार हुआ ऐसा। आज जब बम फटता था इसको पकड़ लो। ऐसे तो बहुत बार होता था, पर मैं जब भी लगता था इस क्लास में से हो रहा है, तो फिर उस क्लास में अगर शक गया है तो फिर ये तो हो सकता है। मतलब मैं पोटेंशियल जैसे कोई भी कहीं क्राइम हो रहा तो जो हिस्ट्री शीटर्स को उठा लाते ऐसे सड़क मतलब पता करके उठा लो, डिटेन करो लोगों को जो। हाँ, पर फिर वो 10 मतलब ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड टू मी, टू बी ऑनेस्ट, आपको जान के आश्चर्य होगा। ऐसी बातें आपने बोला कि कुछ ऐसी बातें हो, तो 11th तक मेरी ऐसी इमेज थी। इफ़ यू जंप टू माई IIT कॉलेज,
मैं बिल्कुल बदल चुका था। मतलब आईआईटी कॉलेज में मैं बिल्कुल सिंसियर स्टूडेंट। ये कैसे स्विच आया मतलब, और ये 11th में जस्ट टू गेट इनटू एन आईआईटी आल्सो इट्स डिफरेंट। फादर ने बोला कि यार देख अपन बहुत नॉर्मल परिवार से आते हैं, ठीक है। तो मैं 12th में, हालांकि फिर सब मंचों से मैं नहीं बोलता हूँ, पर बोलता हूँ 12th में बच्चों के लिए सीख भी है। आप कह रहे हो मार्क्स तो आपके वैसे अच्छा है। अच्छे थे, मार्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, 10th में 80 के ऊपर परसेंटेज थी, जो उस समय के लिए बहुत अच्छी हुआ करती थी। और 12th में भी अच्छी आई। फिर क्या हुआ कि 10th 11 12th में भी मैंने थोड़ी तैयारी करी, पर फिर हुआ है कि 12th में मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ फेयरवेल और इनको लेके, बहुत ज़्यादा नहीं। फेयरवेल होता है ना स्कूल्स में, उनकी तैयारी में। तो आप मतलब ऐसे जैसे बेटी की शादी हो रही है वैसे आप लग गए, इतना तो नहीं, पर हाँ एक आईआईटी के लिए फोकस चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। और आपने कहा नहीं मैंने फेयरवेल ऑर्गेनाइज करनी है। मैंने करी भी नहीं, पर हाँ थोड़ा सा, मतलब जैसे आईआईटी के लिए बहुत फोकस चाहिए होता है कि नहीं यार 12-14 घंटे, तो मैं थोड़ा सा डेविएट हुआ उस। तो मैं 12th के साथ मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, 6000 रैंक आई होती उस समय मेरे को टीएस चाणक्य में, आपको बताओ तो वो मिला करते थे, शिप मर्चेंट नेवी वाले, राइट, वो मिल रहा था मेरे को। पर फिर पापा ने बोला कि देखिए यार, अपन ने ना कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने बोला कि देखिए यार, अपन है ना मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, तो अगर बहुत अच्छा नहीं बनेगा तो मैं अपना पूरा प्रोविडेंट फंड भी लगा दूंगा, तो भी तेरे को एक नॉर्मल दुकान ही खुला सकता हूँ। मतलब मुझे वो शब्द चुभे नहीं, मुझे वो सही लगे बिल्कुल, एज ए फादर की। मतलब वो अपना सब कुछ भी कर देंगे तो भी मेरे को वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ एज ए फादर। उनका सोच सही है ना कि यार तू नहीं पड़ेगा तो व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू, आई कैन पुट माई एंटायर प्रोविडेंट फंड और एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव, क्योंकि हम कोई बहुत अमीर परिवार से तो आते नहीं हैं। तो और मतलब मेरे फादर का प्रभाव मेरे पे हमेशा रहा है, बहुत अच्छे फादर हैं वो, टचवुड। तो फिर मेरे को बात लगी उसके बाद, मतलब मैंने फिर 14 घंटे 15 घंटे रोज़ काम करना तब से चालू करा, 2000 से मान लीजिए आप, वो दिन है और आज का दिन है कि मतलब मैं वर्कहोलिक हूँ और सिंसियरिटी है काम को लेके। फिर कॉलेज में अगेन मैं जैसे ही गया फर्स्ट ईयर से, मैं सोचा मुझे पढ़ाने जाना है। रैंक फाइनली यू गॉट 3217 एंड व्हाट ब्रांच यू टुक? ceramics in IIT BHU, एंड द रीज़न बिहाइंड 3217 इज़ केमिस्ट्री। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, ऑल्दो ये सब बच्चे जानते हैं, केमिस्ट्री को मैंने सीरियसली नहीं लिया जो बच्चों को लेना चाहिए। मुझे लाल पीला मिला और नीला निकल आता है, ये मुझे समझ नहीं आता था। एंड एज अ बॉय मैंने ईगो लिया कि लॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री लॉजिकल है? हाँ, पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत नहीं है, फिजिकल में फिर भी है, समटाइम्स ऑर्गेनिक में रिएक्शंस, हाँ भाई ठीक है। तो वो वैसा था, तो उसकी वो गलती भी थी एक। पर 3217 रैंक आई, वेंट टू IIT, बाय गॉड ग्रेस ब्रांच ऐसी मिली जिसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना था। सोच के आपने, आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज मैं ये लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि अब तक जो आपकी जर्नी रही है ऐसे नहीं लग रहा कोई बहुत ही फोकस्ड लड़का है। मतलब थोड़ा पहले तो शरारती नॉट बदमाश था, फिर बदनाम था, फिर उसके बाद उसने कहा चलो अब सीरियस हो जाते हैं, फिर सीरियस हो, उसने कहा चलो ये रैंक आ गई है, चलो सेरेमिक्स मिल रही है। मतलब IIT टाइम बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी। इतनी थिंकिंग, आई नो इवन टू गेट 3000 यू नीड टू स्टडी, बट ऐसे कोई नहीं लग रहा कि बहुत फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। उस समय कुछ नहीं, ठीक है मिल रही है ब्रांच, अब देखेंगे जॉब लग जाएगी। उस समय ऐसा कोई फोकस नहीं था। पर एक बात तय थी कि फर्स्ट ईयर में जब गए तो ये क्लैरिटी थी घर वालों की तरफ से, माता जी की तरफ से भी, कि जो भी करना हो वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में चुन लो, मतलब जो भी बनना हो। इस बात को लेके मैं फोकस हो गया था। फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करना चालू करा कि क्या बनना है। तो एक मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में था, तो मैं एस्ट्रोनॉट वगैरह बनना चाहता था। पर फिर मैंने पारिवारिक स्थिति देखी, उसके लिए शायद आपको 100% स्कॉलरशिप मिले, बाहर के कोर्सेज में जरूरी नहीं है, तो बहुत पैसा लग सकता है। तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ नॉट अ फील्ड जो अपने को ट्राई करनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि एडुकेशन में आना चाहिए। शिक्षक से मैं बहुत प्रभावी था जब से मैं पढ़ रहा था, और मैं दोस्तों में भी अच्छा जल हो जाता था, तो मुझे लगा कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक है। तो फिर मैं शिक्षक बनने की सोची और ट्राई करा, जैसे मैंने आपको बताया कोटा आके। फिर वहाँ से रिस्पॉन्स मिलना शुरुआत हो गई, तो फर्स्ट ईयर से मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के शुरुआत में मैंने खुद की कोचिंग डाल दी कोटा पॉइंट के नाम से, वाराणसी में ही, यू स्टार्टेड अ बिजनेस इन थर्ड ईयर इटसेल्फ। तो दो एस्पेक्ट्स हैं और इसके बारे में हम बाद में ज़्यादा बात करेंगे। ये जो कोचिंग है, सम ऑफ इट इज़ टीचिंग बट सम ऑफ इट इज़ बिजनेस, है ना? एड्यूप्रेन्योर चाहिए एक तरह से। तो वो कैसे आप में सेंस है कि मैं अपना बिजनेस चला सकता हूँ? क्योंकि आप बिजनेस आज चला रहे हो और टुडे तो यू आर अ टीचर, बट इट्स अ वेरी बिग एम्पायर ऑलमोस्ट। मोशन इज़ 50,000 स्टूडेंट्स। तो मतलब ये कैसे आया आप में कि बिजनेस भी मैं कर लूँगा, मतलब या आपने सोचा नहीं? ये मैं आपको, ये जर्नी से स्टार्ट होती है कि जब कॉलेज से वापस आया तो वहाँ पे तो मैंने 2 साल चलाए ऐसे ही, तो वहाँ पे थोड़े गुण सीखे कि कैसे कोचिंग चलनी चाहिए। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि खाली टीचिंग, आप अच्छा टीचर दे दो, अच्छा बच्चे दे दो, पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट भी चाहिए, बच्चों के लिए
अगर होमवर्क देना है तो उसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए, उसके लिए डीटीपी ऑपरेटर्स चाहिए, उसके लिए कंप्यूटर, मतलब एंटायर इकोसिस्टम इज रिक्वायर्ड, राइट? इट इज़ नॉट अबाउट कि एक अच्छा लर्नर आ गया और एक अच्छा एजुकेटर आ गया जिससे बात बन जाएगी। अब नई दुनिया में ऐसा नहीं है। रही बात, जैसे मैंने आपको बोला कि 2007 में मोशन की शुरुआत हुई, उसको थोड़ा रफ्तार में मैं आपको बताता हूँ ताकि मैं आपकी बात से रिलेट कर पाऊँ। 2007 में जब हमने चालू करा तो 2007 से लेकर 2011-12 का मेरा समय बहुत अच्छा निकला, क्योंकि आई स्टार्टेड एज ए इंडिविजुअल फिजिक्स टीचर। तो वहाँ 2 साल पढ़ाने के बाद मेरे पास 700 बच्चे थे IIT वाराणसी में, बट आई डिसाइडेड टू गो टू कोटा बिकॉज ऑफ मक्का मदीना है वो, मैं वहीं का रहने वाला था। दैट वॉज अ वेरी, वो मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था, क्योंकि मैं जितना कमाता था 4th ईयर में, उससे 1/4 सैलरी पे मैंने कोटा ज्वाइन किया था। यू वर इन कॉलेज, क्लासेस भी अटेंड करते थे, कोचिंग भी करते बिल्कुल। थे, तो आपको लगता था इतना IIT में इतना टाइम होता है? नहीं, मैं 15 घंटे काम करता था उस समय, 15-16 घंटे रोज। या बिकॉज IIT आई हैव डन एंड मतलब जितना भी आप चिल मार लो वो पढ़ना, बहुत पढ़ना पड़ता है। मेरे फादर ने जब मैंने कोचिंग चालू करी तो उन्होंने फिर मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला देख है ना। ये फादर के कंधे पे हाथ रखने का डायलॉग बड़े अच्छे, इसका मतलब बड़ा जबरदस्त डायलॉग आने वाला है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार देख ऐसा है, मैंने तो सपना देखा था तू IIT करके US जाएगा, क्योंकि उस समय थोड़ा ज़्यादा चलन था कि मेरा बेटा US है, मध्यवर्गीय परिवार में तो ऐसा बहुत होता है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि यार कि तू है ना तुम्हारी, उन्होंने कभी मना नहीं करा, उन्होंने बोला देख मैं पूरा सपोर्ट है, तुम्हारी इच्छा हो जो करो, पर मेरी 2 शर्तें हैं। मैंने कहा क्या? कि तो तुम बीटेक विद ऑनर्स करोगे, दूसरी बात कोई ये नहीं बोले कि मेरे बच्चे ने टीचिंग इसलिए चुनी क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी। जो ये पहले ऐसा था ना कि टीचर बन गए मतलब कोई जॉब नहीं थी इसलिए चलो टीचर बन जाता है। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं दोनों शर्तें आपकी पूरी करूंगा और पढ़ाऊंगा भी सही। उन्होंने बोला बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी तुम्हारी इच्छा हो जो करो। फिर उन्होंने पूरा सपोर्ट भी करा मेरे को, मुझे कोचिंग पे जो चाहिए था उसके लिए, कभी कंप्यूटर लाना है, जो भी करना है, मतलब वो सब उन्होंने करा। तो मैं जब बीटेक जब मैंने पास करी तो मेरे को दोनों शर्तें याद थी, और मैंने बीटेक विद ऑनर्स करी, और जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मेरे पास 5 जॉब थी। तो मैंने उनको गर्व से बोला कि मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ, अध्यापक इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ बनना, मजबूरी नहीं है। कौन सी कंपनी थी, याद है आपको अब तक? एक तो कोवेंसिस थी, एक इसमें TCS में, सॉरी IBM में जॉब लगी थी, एक मेरी फिटजी में लगी, बंसल में लगी, और एक और लोकल जगह लगी। तो फिटजी जो आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे मैं फ्रेशर्स में 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए। पहली बार ऐसा हुआ उस समय जब उन्होंने किसी को 14 लाख रुपए फ्रेशर को ऑफर करे हों। सो वो वैसे वाली बात थी। वो चलता रहा, वो कहानी चली। खैर मैं तो वापस 2000 यहाँ पे 2007 में मैंने अपनी इंडिविजुअल के रूप में चालू करी, और इंडिविजुअल में चालू करने के बाद 2011 तक भी बहुत अच्छी चली। तो 2011 से लेकर 16-17 तक स्ट्रगल हुआ, काफ़ी स्ट्रगल हुआ, मतलब हार्ड कोर स्ट्रगल जिसे कहते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन चलाने में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आई कि फिजिक्स पढ़ाना एक स्किल है, उस स्किल के साथ साथ बहुत सारी और स्किल्स चाहिए, और अगर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, बिकॉज ऑफ योर ओन स्किल यू कैन इंक्रीज योर things up to a certain limit only. But if you really want to expand it, you really require a lot of skills, you require a lot of people, you require a lot of management if you really want to achieve your dreams. तो 2011 से लेकर 17-18 तक काफ़ी स्ट्रगल रहा। क्या था ड्रीम? ड्रीम वही था कि स्केल अप करना, जो विद्यार्थी के रूप में मैंने तकलीफ़ें देखी। मेरे को टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है, मुझे लगता है कि बिकॉज एडुकेशन में को हमने स्केल अप करने के लिए हम इंस्ट्रक्शनल मॉडल में आ गए। 2 मिनट तो मैं कुछ इसमें बोलना चाहता हूँ। हम क्या है, किसी भी बच्चे की ग्रोथ तब हो सकती है जब पर्सनलाइजेशन हो, ये फैक्ट है। जब गुरुकुल परिपाटी थी तब हमारा पर्सनलाइजेशन था कि ये राजा का बच्चा है, उसे गुरु बहुत अच्छे से जानता था, उसकी हर एक आदत जानता था, वो पूरे राज्य के में किस कार्यभार के लिए फिट होगा उसे पता होता था। दैट वाज मॉनिटोरियल मैथड, राइट। पर ये धीरे धीरे समय के साथ बदल गया। क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट आने लगी कि शिक्षा समान अधिकार है, तो हम एक ही एडुकेटर को बहुत सारे लोगों को पढ़ाना था। तो समय के साथ सदियों में बदला और ये इंस्ट्रक्शनल मॉडल में चला गया, जो कि आज हमारा सिस्टम है, जिसमें एक टीचर होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, और उसको हमने क्लास में मतलब क्लासीफाई कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ, नॉट बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, राइट। अभी जब इंस्ट्रक्शनल मॉडल आया तो ये स्केलेबल और अफोर्डेबल तो हो गया एडुकेशन को, जो एक शायद जरूरत थी किसी भी समाज की, वो हम अचीव तो कर गए, बट एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनलाइजेशन विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो मैं हमेशा हर बार इस बात को बोलता हूं कि क्यों एजुकेशन हेल्थ केयर की तरह नहीं हो सकती। एक ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल में अच्छे एजुकेटर होते हैं, सॉरी अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, अच्छी मशीन्स होती हैं, अच्छा मैनेजमेंट होता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पर फिर भी पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है। एजुकेशन में ऐसा क्यों नहीं? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, वेरी मच रिक्वायर्ड इनटू एजुकेशन। इसमें मिसिंग पार्ट है टेक्नोलॉजी।
when you incorporate instructional model में personalized learning using technology, you will integrate, you will get personalized outcomes. So मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो मैं टेक्नोलॉजी पे बहुत पहले से काम कर रहा हूँ. ये आज बातें हो रही है स्केलिंग एंड आप यू आर सेइंग दिस वाज समथिंग यू वांटेड टू डू डेकेड्स पहले. 2011 से मैंने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करना चालू कर दिए थे. वाओ. तो तब मुझे बहुत सारे लोग वो भी कहते थे, बेवकूफ़ी कहते थे कि यार क्या सर आप जो है अपने लेक्चर डाल देते हो, सब में कॉमन हो जाएंगे. मैं उनको बोलता था यार भाई बाबा रामदेव टीवी पे आते हैं तो उनके आश्रम थोड़ी बंद हो गए. करेक्ट. तो मतलब और वो उसका इम्पैक्ट मेरे पास स्कूल में आया था. मैं एग्जाम मतलब स्कूल में गया, मैं कॉलेज में था तब. बहुत बड़े एक कवि थे जो हमारे, दो बड़े कवि आए, नाम मैं नहीं लूँगा उनका. तो एक तो बहुत हाथ से बड़े कवि थे, उन्होंने सबके मोबाइल बंद करा दिए, बोले कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होगी. वो वाकई बहुत अच्छे कलाकार थे और हैं. और उनके साथ एक और आए, कुमार विश्वास, आप जानते हो. तो इन्होंने बोला जो रिकॉर्डिंग करनी हो करो. शुरुआती दौर में जिन्होंने अपनी कविता गाते हैं ना, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, उन्होंने बोला जितनी रिकॉर्डिंग करनी है करो. शायद उन्होंने उस समय हमारे कॉलेज में वो दूसरी या तीसरी बार गाई होगी. बट दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट थिंग कि ही इज मच मच बिगर देन. राइट. सो हमें अपनी बंदिशों को तोड़ के आगे जाना पड़ेगा. कुछ रूढ़िवाद जो हमारी सोच है, जो बेड़ियां हैं हमारी, उसको तोड़ के हमें पड़ेगा. देखो मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ. तो वैसा है. बट हाँ, शिक्षा ने मुझे बहुत कुछ दिया है. तो मेरा ये कि पर्सनलाइजेशन को कैसे, मुझे लगता है अच्छे एजुकेटर बहुत जरूरी है इसमें. एक्चुअली मैं ये बाद में डिस्कस करना चाहता था, बट बिकॉज आपने ये पर्सनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या जिसे ह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन बोले, आई वांट टू डिस्कस इट नाउ ओनली बिकॉज आप इस टॉपिक पर हैं. क्योंकि ये दौर जो है अभी एडटेक का बहुत है, विच मीन्स टेक्नोलॉजी कंपनी जो एजुकेशन देंगी और टेक्नोलॉजी कंपनी जिन्होंने वेंचर कैपिटल से पैसा उठाया है, प्राइवेट एक्विटी से पैसा उठाया है, उनको भी ऐसे टेक कंपनी बनना है और उसमें उनको ग्रोथ दिखानी है. ग्रोथ दिखाने के लिए जिसे कहते हैं स्केल दिखाना है, मतलब 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 ऐसे बढ़ते जाना है लॉगरिथमिकली, जिसे अगर आप बोलें तो एक्सपोनेंशियली. बट मैंने एक और कॉन्फ्रेंस में था, मैंने कहा कि लव डजंट स्केल सो वेल. व्हाट एनालॉजी. करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. मतलब वो एक लिमिट है उसमें. ट्रस्ट डजंट स्केल वेरी इजीली. तो ये इसका हम देख भी रहे हैं आज नतीजा. देयर इज अ कंपनी, बिग वन, आई डोंट हैव टू टेक द नेम, बट इट वाज द बिगेस्ट एडटेक कंपनी sponsoring the biggest events, biggest marketing campaign ever I've seen for any company. Forget edtech, forget tech, for any company in India. बहुत ही कम कंपनियों का इस लेवल का मार्केटिंग कैंपेन हुआ है इतनी जल्दी. लाखों करोड़ की वैल्यूएशन थी. दिस इज नॉट एग्जैजरेशन, ये मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा. जो पीक वैल्यूएशन वाज लाइक लैक्स ऑफ करोड्स में थी. एंड आई थिंक आज सर्वाइवल का भी इशू है. वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, लॉट ऑफ कंसर्न्स. तो आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट कंपनी, बट आई वांट टू डिस्कस कि वही कंपनी जिसकी लाखों करोड़ की वैल्यूएशन थी, आज सर्वाइवल का इशू आ रहा है. तो पहली बात तो लाखों करोड़ की वैल्यूएशन बनी कैसे, और फिर अभी सर्वाइवल का इशू बना कैसे, और कहाँ उन्होंने गड़बड़ें की, और क्या वो जो गड़बड़ हुई है वो उसमें ये वाला हिस्सा भी है पर्सनलाइजेशन या जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सबको वो मिस हो गया स्केल के चक्कर में, या क्या आपका क्या व्यू है? मेरा ऐसा व्यू है कि पहली बात, शिक्षा को व्यापार कहना और बिजनेस कहना ही गलत है. हाँ, तो ये हो क्या रहा है आजकल? उसे बनाने का प्रयास करा गया है जिसमें वो फेल हो गए. और मैं मतलब ये होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा को शिक्षा के तरीके से देखा जा सकता है. अगर आप इन्वेस्टर ले आते हैं, मतलब मैंने, क्योंकि आपने बात छेड़ दी, आज की तारीख में, पहले तो नहीं पर आज की तारीख में हमारे साथ पास इन्वेस्टर्स आते हैं कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं. मैं नहीं कहता हूँ कि मैं उसको स्केप्टिकल हूँ कि हम कभी नहीं लेंगे, बट उनकी प्रायोरिटी क्या है, क्या नंबर्स हैं, क्या रेवेन्यू है, उसके बाद शिक्षा आए तो ठीक है. जबकि हमारी सीक्वेंस उल्टी है कि सबसे पहले शिक्षा आएगी, उसकी क्वालिटी है कि नहीं है, फिर नंबर्स आएंगे और फिर रेवेन्यू आएगा. क्योंकि आप प्रैक्टिकल, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि नंबर्स रेवेन्यू नहीं चाहिए, पैसा सब संस्थान को चाहिए. अच्छे एजुकेटर लाने हैं तो वो फ्री में नहीं आ रहे हैं, बहुत महंगे हैं हमारी फील्ड में एजुकेटर्स. राइट. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एक्सपेंसिव. आपको अच्छा CTO चाहिए, आपको अच्छे कोडर्स चाहिए, आपको अच्छे एनिमेटर्स चाहिए, आपको पैसे देने पड़ेंगे. आई अप्रिशिएट दैट पार्ट, बट द पॉइंट इज कि हम पैसा कमाने के लिए शिक्षा नहीं दे रहे हैं. शिक्षा को चलाने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें पैसा चाहिए. ये ध्येय में, दोनों में डिफरेंस है. व्हेन सोल इज डिफरेंट. तो बहुत सारी एडटेक कंपनी जो टेक्नोलॉजी, शिक्षा वो क्रिएट नहीं कर सकता जो अच्छा कोडर है. मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूं, बट शिक्षा देने वाले जो संस्थान है उसकी सोल तो शिक्षक की होनी ही पड़ेगी, चाहे हम कुछ भी कर लें.
हाँ, उस शिक्षक को अगर टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी नॉलेज है, उसे ट्रेनिंग की भी नॉलेज है, उसे बिजनेस की भी नॉलेज है, उसे फाइनेंसेस की भी नॉलेज है, तो फिर वो बहुत अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड कर सकता है। कर सकता है। मुझे आपके साथ बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे साथ पर मैं सुन रहा हूँ सर एक एक चीज़ आपकी, मैं एंगेज हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ, लेकिन जो कई एडटेक वाले भी, द कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट, इधर भी शिक्षक ही थे जिन्होंने चालू की, बहुत ही ब्रिलियंट शिक्षक थे, आई एम श्योर इंटेंशन भी अच्छी थी। व्हाई शुड वी अज्यूम, क्योंकि वो इन्वेस्टर के सर्कल में फंस गए। तो कैसे, मतलब कैसे होता है ये सर, ये क्या चक्कर क्या है ये इन्वेस्टर, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ आजकल शार्क टैंक चल रहा है, सारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स काफ़ी, और सर ये करना है, स्टार्टअप करना है, बिजनेस, तो क्या जो लोग स्टार्टअप या अपना बिजनेस करने का किसी भी फील्ड में, शिक्षा तो चलो एक चीज़ है, आई थिंक ये हर चीज़ में अप्लाई करता है। मेरे हिसाब से स्टार्टअप वाले जो बहुत सारे बच्चे हमसे भी मिलते हैं, क्योंकि हम IIT से हैं, आप भी IIT से, बहुत सारे बच्चे अपने को टकराते रहते हैं। अगर आपका ध्येय ये है कि मैं क्या पिच करूंगा कि मेरी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी और मुझे पैसा मिल जाएगा, तो ये थोड़े दिन ही चलेगा। ये बात आप समझ लें। इफ यू आर मेकिंग योर PPTs एंड योर प्रेजेंटेशन जस्ट टू ल्योर द इन्वेस्टर, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। यू हैव टू बिलीव जो आप बना रहे हो सकता है इन्वेस्टर को पहले पसंद आए, या बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं, कई सारी स्क्रिप्ट राइटर्स की फेंक दी गई, करेक्ट, और जब आप तो मेरे आपसे बहुत बेहतर से जानते हैं, पर जब क्योंकि उनको बिलीव था उस पे राइटर्स। इन अ वे एनी पीस ऑफ आर्ट और इवन फिल्म, अगर आप ये लिखोगे ये फिल्म लिखते हैं इसमें पैसे बनेंगे, जब भी मैंने ऐसी सोच रखी है वो गड़बड़ हुई है। बिल्कुल सही बात। जैसे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो बुक थी जिस पे 3 इडियट्स से 5 पॉइंट समवन, जब वो मेरी पहली बुक थी जिससे मेरी लाइफ चेंज की, और इवन जो 3 इडियट्स फिल्म है, उस टाइम के हिसाब से कोई भी हीरो की ऐसी स्टोरी नहीं होती थी। 3 लड़के एक स्टूडेंट हैं, उछल कूद कर रहे हैं ना, मतलब एक ऐसी, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज वाली कोई स्टोरी आई नहीं थी। तो ये तो कभी सोचा नहीं था कि ये इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। आपने उसे दिल से लिखा था, हाँ, ये सोचते कि ब्लॉकबस्टर होगी, इसमें इतना ROI आएगा, इतना ये आएगा, तो अच्छी नहीं बन सकती थी। बिल्कुल सही बात है। मतलब मेरे हिसाब से जो भी स्टार्टअप्स हैं, वो हमें भी कई बार खुद को, जब हम शायद तो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लाइक चाहे वो चाहे वो गन्ने की जूस की दुकान हो, कुछ भी हो, तो आपको पहले तो जूस बढ़िया बनाना है, जूस ऐसा हो कि आसपास में कहीं वैसा ना मिले। वो कस्टमर सर्विस, आप कस्टमर कोई भी हो सकता है, वो कोई B2B भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, रिटेल वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना कि जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे लिए भगवान तुल्य है। अगर ये भाव नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर सकते हो। मेरे को एक प्रभावित हूँ मैं, बहुत से आपने नाम सुना होगा, जैक टेलर करके थे, जिनकी बहुत बड़ी कंपनी थी US में। वो जब 1944 के वर्ल्ड वार के बाद रिटायर होकर उन्होंने अपनी कंपनी खोली 7 कार्स को लेके, और उन्होंने बोला मैं रेंट कंपनी चालू करूँ, रेंट अ कार कंपनी। तो उनसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनकी 200 रेंट अ कार कंपनीज है, आप उनसे कैसे कंपेयर करोगे, कार भी आपकी सेम है, पैसे भी आप उतने ही ले रहे हो। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि वो सब ठीक है, पर मेरी जैसी कस्टमर सर्विस कोई नहीं दे सकता। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमसे भी बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं कि एडटेक वाले आ गए, इनके पास हजारों बिलियन हैं। तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि मेरा वाला जुनून और हमारी वाली कस्टमर सर्विस प्रेम नहीं ला सकते। ये सुनने में शायद हो सकता है कि थोड़ा भावनात्मक लगे, पर सच्चाई है। हमारे पास और क्या है ना, हमारा ऐसा कोई ध्येय है कि हमें आज कंपनी बेच के अपने घर बैठ जाना है, नहीं। शिक्षाविद हैं, शिक्षा में ही रहना है, यही करना है अब जीवन में, इसके अलावा कुछ नहीं आता। हाँ, और माता जी जब कहती हैं कि एक ही जगह गड्ढा खोदो तो पानी निकल आता है, तो हमने इसको इतना खोद चुके हैं, अब क्यों कहीं और जाएंगे। पापा अब क्या कह रहे हैं कंधे पे हाथ रख के? पापा अब टेस्ट क्या है उनका भी? कहते हैं कि हमेशा घर पे एक बात होती है कि ये जो भी मिल रहा है तुम्हें, ये सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का समावेश है जो तुम्हें मिल रहा है, जाहिर सी बात है। और ये सबसे अच्छा संयोग है। ये कभी भी अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। ये यहाँ चढ़ गया तो तकलीफ हो जाएगी। फादर ने ना शुरू से 10th में बोला, देख बेटा पढ़ ले, नहीं तो कुछ नहीं होगा। फिर कहा कि अभी तू चुन ले क्या करना है। अब जब आ गया है, धन आ गया है, नाम आ गया, ये आ गया, तो आप कह रहे हैं अब अहंकार को संभाला। ही सीम्स लाइक वेरी वाइज मैन। वो एक बहुत अच्छी कोट बोलते हैं, मतलब बोलते हैं उनके कोट ताकि उन बाकियों को भी फायदा हो सके। अहंकार में 3 गए, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, कौरव, रावण, कंस। अरे वाह, वाह। तो मतलब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान, मतलब वो बेसिकली मेरे घर वाले, मैं कभी भी थोड़ा सा भी हवा में अगर, तो वो मेरे पिटाई विटाई करके वापस तुम बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ। या बट लुक्स लाइक जैसे
आपने शुरू में भी कहा कि बड़ा संस्कारी सा घर था, मुझे सच्ची में लग रहा है कि है. इट्स एक कहने की बात होती है, एक सच्ची में संस्कार मीन्स वैल्यूज, राइट? वैल्यूज. अब जैसे हमारी माता जी, मैं किसी भी रिलीजन को आप बिलीव करते हो, आई बिलीव इन टू इट, पर मानिए वो शक्ति है. हम जैसे हिंदू थे तो हमारी माता जी हमें स्कूल छुड़ा के भगवत सुनाने ले जाती थी 7-7 दिन, और जबरदस्ती, और कहती सुनो. मुझे लगता है कि वो जो एंगेज करने का तरीका या वाक पटुता जो है, वो शायद कहीं ना कहीं बचपन से अब मैं थी क्योंकि सुना आपने संतों को, आपने संतों को सुना, उनकी वाणी को सुना. पब्लिक स्पीकर्स वही थे ना. तो वो थे, उनको आपने सुना. और अच्छी बात, जाहिर सी बात है कि अच्छे स्पीकर भी थे और बातें भी अच्छी करते थे, आपको गलत सलाह तो कोई नहीं देता उनसे. तो और हमें यही बताया जाता था कि संतों को या किसी को भी आप सुन रहे हो, जो भी अच्छे वक्ता हैं जिनका आप अनुसरण कर रहे हो, उनकी व्यक्तिगत कैसी आदतें हैं उस पर हमें नहीं जाना है. वो उस मंच पर बैठकर जो वाणी से बोल रहे हैं उसका अनुसरण हमको करना है. उनकी व्यक्तिगत नहीं देखना. अपन कई बच्चे बोलते हैं, खैर भी थोड़ा शायद अलग ट्रैक पे चलेगी, पर कई लोग बोलते हैं ये तो खुद तो ऐसे बोल रहे हैं, खुद ये करते होंगे. ठीक है, मतलब कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, राइट. पर जो बोल रहा है क्या वो सही और लॉजिकल है, और क्या वो अपने लिए वाकई शिक्षा से प्रेरित है, तो उसे सुनिए, उसका अनुसरण करिए. हाँ, आजकल यंग जनरेशन, आई डोंट नो, कोई सर्वे डेटा तो हुआ नहीं है, बट आई थिंक डेफिनेटली जब हम बड़े हो रहे थे तो थोड़ा ज़्यादा रिलीजन पे था एम्फोसिस. मे बी द कंटेंट वाजंट देयर, ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह था ही नहीं, तो इन अ वे इट वाज अ सोशल एक्टिविटी कि मंदिर गए, जैसे आप कह रहे हो भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है. लेकिन फॉर द यंग जनरेशन काफ़ी लोग कहते हैं अरे यार ये मतलब वेयर डू यू, एंड आई एम नॉट हेयर टू प्रीच रिलीजन ऑफ एनी रिलीजन, नॉट एनी आपके, बट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक तरीके से आप एकदम लॉजिकल साइंटिफिक रैशनल फिजिक्स पढ़ाते हो, विच इज़ इन द रेलम ऑफ साइंस, मेजर इट, प्रेजेंट, लॉजिकल. दूसरी तरफ से देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ इन योर लाइफ, you know, whether it's your religious scriptures or whether it's what your father says, which is all faith. Faith. But Newton पढ़ा के you have not lost that faith. How do you balance the two? मतलब जैसे हमारे इंडिया में मैं कहता हूँ कई बार कि फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहा है लेकिन मम्मी दही और चीनी खिलाती है, which is not scientific in a way. But what is it? How do you reconcile? आप इन दोनों को साथ में कैसे जोड़ते हैं? पढ़ने के बाद बल्कि कुछ चीज़ें और प्रगाढ़ हुई. वो इसलिए क्योंकि फिजिक्स में किसी भी चैप्टर पे आप डीप में चले जाइए, एक पॉइंट पे आपके स्टक हो जाएगा जिसका जवाब दुनिया के पास भी नहीं है. इट्स अ ट्रुथ. अगर आप बैक जाते, अगर आप डीप जाते जाओगे, अच्छा ये कहाँ से आए, कहाँ से आए, प्रोटॉन कहाँ से आया, क्या हुआ, उसके बाद क्या, लाइट को कह रहे हैं साहब ड्यूअल नेचर है, तुम्हारी इच्छा हो जब जो बोल दिया. पढ़ ही रहे ना हम. लाइट को जब इच्छा होती है वेव बोल लेते हैं, लाइट को जब इच्छा होती है जब पार्टिकल बोल लेते हैं. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल बोल लिया, वेव नेचर में अपन ने उसको वेव बोल दिया, रिफ्लेक्शन उससे डिफाइन कर लिया. हम एक ही चीज को जो हमारा प्रकाश दिख रहा है उसको हमने दो से डिफाइन कर लिया, हमारी इच्छा हो जैसे कर रहे हैं. असलियत तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता. हम साइंस के स्टूडेंट हैं पर हमें नहीं पता. मुझे नहीं, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है यूनिवर्स में क्या रहा, हमें नहीं पता. बिग बैंग हम कहते हैं, बिग बैंग के पहले क्या था, थ्योरी, इट्स अ थ्योरी. और बिग बैंग के पहले भी क्या था, मैं तो कह रहा हूँ ऊर्जा कहाँ से आई. तो बल्कि मैं आपको बताऊं तो फिजिक्स पढ़ के ये समझ में आया कि कोई तो शक्ति है जिसने सब कुछ करा है, या फिर हमें अभी पूरा ज्ञान नहीं आया, नहीं है, बल्कि बहुत कम ज्ञान है. तो जो आपको भ्रम होता है कि मैं ज्ञानी हूं, वो फिजिक्स तोड़ देती है. या जितना भी जो शिक्षा को ग्रहण करने वाला है, जो अपने आप में अच्छा स्टूडेंट है, उसका भ्रम और अहंकार अगर ज्ञान को लेके बढ़ता है तो वो घटा देती है. अगर वो वास्तविकता में कोई अच्छा मानव है तो मुझे और उससे प्रगाढ़ हुई चीज़ें, और मुझे कई चीज़ें लगी कि हाँ यार ये फेथ बहुत ज़रूरी है. उम्मीद देता है ना हमें. अध्यात्म क्या देता है हमें? उम्मीद देता है, हमें संघर्ष करने की ताकत देता है, हमें लड़ने की ताकत देता है. जैसे कि अपन सब लोग बोलते हैं हाँ भाई ऑल इज वेल, आएगा आप ही की पिक्चर से, भाई ऑल इज वेल, सब ठीक होगा. ये शक्ति हमें अध्यात्म देता है, जिस भी हमें मानते हैं. और जैसे आपने बोला संतों के लिए आजकल के बच्चे नहीं सुनते, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज वो आपको सुन रहे हैं या किसी भी अच्छे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो उन्हें सही गाइडेंस दे रहा है, इट इज़ लाइक हियरिंग दिस समथिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल गुरुज व्हाट वी हर्ड इन आवर चाइल्डहुड, राइट. इट इज़ वन ऑन द, उसके प्रारूप बदल गए हैं, उसके प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं. ये हो सकता है, कोई जरूरत नहीं कि आप सिर्फ संतों को ही सुनो. आज की तारीख में बहुत इंटेलेक्ट लोग हैं जो उस पर बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं. आपको सुनना चाहिए. पर बहुत यू आर राइट, आई एग्री विद यू कि इवॉल्व हो गया है और प्लेटफॉर्म्स चेंज हो गए हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप एक मैदान में बैठ के सुनो, आप यूट्यूब में भी देख सकते हो फॉर एग्जांपल. और ये हम ऑडिबल पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं.
बट बहुत सारा फालतू कंटेंट भी है, मैं फालतू बड़ा सिंपल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही बेकार बकवास चीज़ें भी हैं, और उसमें बहुत सारा टाइम जा भी रहा है बच्चों का। उसके लिए तो बच्चों को हमेशा एक बात कहते हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि मोबाइल को आप यूज़ कर रहे हो कि मोबाइल आपको यूज़ कर रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। मैं एग्री, बहुत बहुत एक अच्छी हैबिट है कि ये मैं बच्चे, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, बच्चों से तो हमेशा पूछता हूँ, ओरिएंटेशन में पूछता हूँ, भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन जानता है? तो बच्चे बोलते हैं सर हम खुद। कि नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं। तो बच्चे फिर मैं बोलता हूँ कौन और जानता है? कि मम्मी पापा। मैंने कहा नहीं, तुम्हें सबसे ज़्यादा जानता है मोबाइल। क्योंकि तुमने 6 महीने पहले अगर किसी को ढूंढा था तो आज भी तो उसकी रील्स दिखाई देती है। हम 5 दोस्त बैठ के अगर शूज़ करेंगे, मोबाइल सबके बंद हैं, तो सबको 2 दिन बाद शूज़ के ऐड दिखाई देंगे। दिस इज़ पर्सनलाइजेशन। वाई इट इज़ नॉट इन एजुकेशन, ये अलग टॉपिक है। पर मैं कहता हूँ आपके मोबाइल को देखिए हमेशा, और उसकी हर 7 दिन में मैं ये करता हूँ, प्रैक्टिस है मेरी। सोशल मीडिया जितनी भी मेरी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे जाता हूँ, इन पे देखता हूँ जो फीड आ रही हैं क्या वो मेरे लिए रिलेवेंट हैं। अगर नहीं है तो 3 डॉट ऊपर हैं, उन पे जाइए, नॉट इंटरेस्टेड मार्क करिए। 2 से 3 बार करोगे उस तरह की फीड आना बंद हो जाएगी। सो बेसिकली जो हम कहते हैं ना, संगति से आपका आचरण बदलते हैं, संगति से आप में ताकत आती है, आपके विचार बदलते हैं। अपने विचारों को अगर आप रियलिटी में मजबूत करना चाहते हो तो आपको इस कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, और इंट्रोस्पेक्ट करिए खुद की सोशल मीडिया फीड्स को। ये संगति है आपकी, दोस्तों से ज्यादा संगति मोबाइल है आज की तारीख में। करेक्ट। मैं कहता हूं हमारे पेरेंट्स ने हमारे दोस्तों की संगति मॉनिटर करी। क्यों आजकल बोला जा रहा है पेरेंटिंग में कि व्हाट कंटेंट योर किड इज वाचिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट। वाई वी आर सपोज टू मॉनिटर इट, क्योंकि वो उन दोस्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल आज की तारीख में संगति मोबाइल है। आपने कुछ गलत ढूंढ लिया, वो वही दिखाता रहेगा। दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट कि आप क्या देख रहे हो, दे आर कंसर्न अबाउट कितनी देर। एंड इतने स्मार्ट इंजीनियर उन्होंने रखे हुए हैं, इतने पैसे हैं उनके पास कि आप उन्हें नहीं बीट कर सकते। नहीं बीट कर सकते आप। मतलब आपको बहुत फोकस होना पड़ेगा कि नहीं, मैं इस राह पे नहीं जाऊंगा। कितने बच्चे कर पाते हैं ये? बिकॉज मैं तो कई बार लोगों को कहता हूँ, एक तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, एक तरफ से घट भी रहा है, क्योंकि 80% बच्चे तो इसी में गुम हो जाते हैं। यहाँ पे शिक्षकों का रोल है। एक शिक्षक का काम सिर्फ एक उसके सब्जेक्ट का ज्ञान देना नहीं है, उसे व्यवहारिक ज्ञान देना, कैसे जीवन शैली जी जाती है, ये देना बहुत आवश्यक है। हमारा काम सिर्फ ये नहीं कि हम जाके फिजिक्स पढ़ाया है, कैसे पढ़ना है, कैसे 24 घंटे रहना है, किस तरीके की लाइफ स्किल्स बिल्ड करोगे, कैसे कर्म करोगे, तब जाके सेलेक्ट हो। खाली पढ़ने से थोड़ी सेलेक्ट हो जाएगा। उसकी आदतें आपने नहीं सुधारी, कैसे हो? और सही शब्दों में उसे बताना है कि नहीं देखिए क्यों काम का नहीं, उसे लॉजिक दो। उसे लॉजिक चाहिए कि हाँ मैंने करके बता दिया 5 बच्चों को, मैंने कहा तुम 5 दोस्त बैठ जाओ, शूज़ करो। 5 दोस्त बैठ गए, शूज़ करा। 2 दिन बाद सबको शूज़ के ऐड दिख रहे थे। ये होता है, ये पर्सनलाइजेशन है। मैं इसीलिए खैर मैं फिर थोड़ी सी गलत अलग ट्रैक पे जा रहा हूँ, बट ये पर्सनलाइजेशन एंगेजमेंट इंडस्ट्री में हमने अचीव कर लिया। 700-800 करोड़ क्योंकि लोगों को ये टच करता है, जो भी दुनिया में पृथ्वी में लोग हैं। एजुकेशन में नहीं है। हाँ, स्पीकिंग ऑफ दैट, सिंस पर्सनल, दिस वाज एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट, बट यू हैव यूज पर्सनलाइजेशन इन अ गुड वे। मैंने सुना है आपका एक बार सिस्टम है इसकी, हर बच्चे को अलग होमवर्क जाता है। हाँ, अभी हमारी काफ़ी 4-5 साल से मेहनत कर रहे थे, तो हमने आपको मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि हमने 7.5 लाख सवालों डेटाबेस बनाया, सब कुछ बनाया। अपन ने, आपने पढ़ा देखा हो तो आईआईटी में अपन ने गॉस डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे, उनके फॉर्मूलेज बनाए। अब हमारे यहाँ पे जो भी बच्चा आता है अपना रोल नंबर डालता है, ओटीपी डालता है, एक मशीन लगा रखी है एटीएम जैसी, हर बच्चे का होमवर्क अलग आता है प्रिंट होके। प्रिंट होके। वो इसलिए क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है। हमें पता है बैकएंड पे कि वो इस टॉपिक के सब टॉपिक में वीक है, वो भी इस तरीके के सवालों में वीक है, इस कैटेगरी के सवालों में वीक है, वही उसको मिलता है। ये बहुत पहली स्टेप है, अभी पर्सनलाइजेशन में बहुत अलग लेवल पे जाना है, पर कम से कम शुरुआत है इससे। देखिए पर्सनलाइजेशन पे जैसे मैंने आपको बोला, तो पर्सनलाइजेशन ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, होता है, पर बायस पर्सनलाइजेशन होता है। हम कोचिंग संस्थान, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं, क्लास में से जो टॉपर होता है उस पर तो पर्सनल ध्यान देने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता है इससे रिजल्ट आएगा तो हमारी दुकान चलेगी। हम भी क्या करते हैं, एडो में टॉप बच्चे लगा देते हैं, पर रियलिटी में महत्व उनको सेलेक्ट कराना नहीं है। टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 को सेलेक्ट कराना महत्व नहीं है। महत्व तब बात का है जब आप एवरेज और मेहनत करने वाले बच्चे को सेलेक्ट करा सको। ये रियल महत्व है हम शिक्षण संस्थाओं का, जिससे हम विमुख हो जाते हैं। करेक्ट। तो वो मेरा पर्सनल, क्योंकि मैं वैसा ही बच्चा था जिससे कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था शायद हमारे स्कूल के टीचर्स ने भी कि आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएगा, पर मैं पढ़ने में मेहनती था। तो मुझे लगता है मैं उस एवरेज बच्चे में, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे में, और जो काम करने में सक्षम हूँ उसमें खुद की झलक देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि
उन पे फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट लेट मी आस्क यू दिस, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए कि कोई बच्चा है, और ऐसे बहुत लोग ये देख रहे होंगे, जो हो सकता है उसने थोड़ा फोकस लूज़ कर दिया हो 7th 8th 9th में, छोटे हैं यार सब, हम बिल्कुल लूज कर रहे हैं। इसी चीज़ पे भी हो जाता है। आप कह रहे हो एक फेयरवेल पार्टी की वजह से आपका जेई खराब हो गया, हो सकता है, इट साउंड सिली बट इट्स, आई नो कि इट्स पॉसिबल। उसने फोकस लूज़ कर दिया, 10th में आया, 11th में आया, अब समझ नहीं आ रहा, सब उसे उस पर एवरेज का ठप्पा ऑलरेडी लगा रहे हैं कि बेटा तू तो, तेरे लिए मैक्सिमम एक छोटी दुकान खोल देंगे वो, पर उसके मन में अभी भी लगता है यार मैं करना तो चाहता हूँ। तो ही और शी इज़ रेडी टू वर्क हार्ड, ठीक है, एंड वो मेहनत करने को तैयार हैं, एंड दे will change their habits also, they are ready. Is it possible for such a student to make it to a good entrance exam? ऐसे किसी बच्चे का हो सकता है? बहुत सारे बच्चे, मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ, और बहुत 7th 8th 9th 10th क्या फर्स्ट ईयर में आते हैं जब 12th के बाद भी, तब भी 2-3 महीने कई बार बिगाड़ देते हैं बच्चे। So what is the journey? Like let's say एक भटका हुआ बच्चा या स्लाइटली भटक गया था या डिस्ट्रैक्टेड बच्चा है, उसके इंस्टाग्राम ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी 6 महीने, कोई गर्लफ्रेंड ने कर दी, कोई बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। आज वो आया हमारे पास और वो कह रहे ओके हाउ डू आई चेंज माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बदलूँ, आप उसे कैसे बोलोगे, कैसे शुरुआत करना है? पहली शुरुआत तो हो चुकी जब उसने सोच लिया कि मुझे अपना जीवन बदलना है। ये सबसे पहली सीढ़ी थी। मैं चाहता हूँ कि जो, अगर मैंने मान लिया कि मेरे गलत करता था, सिगरेट पीने वाला छोड़ तब पाता है जब वो पहली बार सोचता है कि मुझे छोड़नी चाहिए। मैं आपको बता दूँ, सिगरेट पीने वाले में 60% तो सोचते नहीं कि मुझे छोड़नी चाहिए। पहली सीढ़ी तो वो है कि मुझे छोड़नी चाहिए। हाँ, मेरे को लगता है जो मेरे चैनल पे आ रहा है, क्योंकि आपके पास इतने और चैनल है यूट्यूब पे, केले पे फिसलते हुए लोग, आइटम नंबर, कुछ भी देख सकते हो आप अगर, और एंड ऑनेस्टली मैं भी आपकी तरह, आपने जैसे कहा नंबर्स और रेवेन्यू, मैं वो नहीं देखता, मैं देखता हूँ कंटेंट करेक्ट बनना चाहिए। एम आई प्राउड ऑफ इट? कल को मेरे बच्चे देखें या 10 साल बाद भी कोई देखे, आर दे सेइंग कि हाँ इन्होंने कोशिश तो की कि लोगों को अच्छी बातें बताएं, सम यूजफुल थिंग्स। सो दैट जो यहाँ आ गया है, जो हम दोनों को देख रहा है हीरोइनों के आइटम नंबर की जगह, राइट, दैट पर्सन वांट्स टू चेंज, आई थिंक। ये आपने बिल्कुल बात बोली। जो इस तरह के कंटेंट देख रहा है वो खुद में बदलाव लाना चाहता है, और मैं कहता हूँ मैं उसका खुद एक एग्जांपल हूँ, क्योंकि जो आपने बात बोली है, सब भटकते हैं। बल्कि मैं कह रहा हूँ शायद 1 लाख में से 1 या 2 बच्चे ऐसे होते होंगे जो पूरे 12वीं तक एक बार भी नहीं भटके हों। ये इतने ही होते हैं बस। राइट राइट। तो सब भटकते हैं, पर जो कहते हैं ना कि जो भटक के वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते, लौट भूला नहीं कहते, राइट, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप 60% बैटल इज वन, आगे अब 40% क्या है? सोचना है हमें कि जाहिर सी बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन थोड़े लॉजिकल होते हैं। आपके पास कितना समय बचा है, उस समय को कैलकुलेट करिए। उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए किसी के साथ पास 1 साल बचा होगा, किसी के पास 6 महीने बचे होंगे, उसके हिसाब से अपने लक्ष्य निर्धारित करिए। मतलब जैसे कई बार मैं थोड़ा बोलना नहीं चाहता हूँ, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं था, क्योंकि हो सकता है इसमें कमेंट आ जाए नीचे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट मान लीजिए कोई भटक के सिर्फ 3 महीने रह गए और उसने अभी तक तैयारी नहीं करी, और वो 3 महीने पहले आके बोला कि सर मैं तो फर्स्ट रैंक लाऊंगा, क्या करूँ? तो थोड़ा सा ये, थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। और मतलब ऐसा टारगेट मैं खुद को नहीं पता मैं क्या आंसर दूंगा, राइट। तो से जो लोग ऐसे कमेंट देते हैं एक्सेप्शनल कि नहीं ये भी हो जाता है वो भी होता है, आप लेसन नहीं ले रहे, लेसन नहीं ले रहे हैं, आप बस कुछ उंगली करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे ट्रोलिंग कहते हैं, उंगली करनी है, तो दैट इज पार्ट, दैट मीन्स आप नहीं हो रेडी अभी चेंज के लिए। कई बार बच्चे ना न्यूज़ देख के भी भटक जाते हैं। मैं कहता हूँ न्यूज़ क्या है? न्यूज़ कोई भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पे दुनिया नहीं चल रही है, सिलेक्शन भी एक्सेप्शन वालों का नहीं। किसी की तो लॉटरी भी लगी है। हाँ, तो वो जुए की बात मत करिए आप, राइट। वो हो सकता है बट 2 करोड़ में से एक बार, पर 2 करोड़ में से एक बार जो होता हो। और जुए के लिए तो ना बैठे रहोगे, भगवान ने तुम्हें इसलिए तो नहीं भेजा जाके बैठे रहो और इंस्टाग्राम देखते रहो, तो जब कोई, और वो भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। करेक्ट। मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई नहीं आ रहा तुझे, कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने लाइफ में, कोई नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना है भैया। भाग्य जो है वो संयोग का विषय नहीं है। मुझे लगता है भगवान भी तुम्हें भाग्य क्यों देगा? तुम्हें बना के शरीर दिया है, तुम्हें बॉडी दिया, हार्ट दिया, लंग्स दिया है। उनसे पूछो जिन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए, उनसे पूछो जिन्हें लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए। तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, भगवान ने तुम्हें एकदम रेडी करके भेजा है, और देख रहा है कि तुम बैठ के लेट के सारा दिन इंस्टाग्राम देख रहे हो, तो क्यों भगवान तुम्हें भाग्य देगा? उसको देगा ना जो मेहनत कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और लोग सोचते हैं भाग्य जो है संयोग का विषय है, ये चयन का विषय है। भाग्य संयोग का विषय नहीं है, ये चयन का विषय है। अगर टू पुट इट इन इंग्लिश, भाग्य, लक इज नॉट बाय चांस, इट इज बाय चॉइस। करेक्ट। तो
उस संयोग को बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दैट यू आर नॉट डिनाइंग। अगर एक बच्चा आ गया रियलाइजेशन, उसका वेरी गुड, ओके आपने चेंज किया, बट देर इज नो शॉर्टकट। शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर पता है कि 6 महीने बच रहे हैं तो पूरी प्लानिंग करी कि 6 महीने में मैंने टारगेट सोच लिया कि मैं यार 14 घंटे रोज पढ़ूंगा, तो मेरे पास इतने घंटे। 14 घंटे पढ़ सकते हो रोज? पढ़ते हैं क्लास 6 के अलावा बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। हाँ 12th के बाद जो आते हैं पढ़ते हैं 12 से 14 घंटे। यू शेड्यूल द डे और द वीक? 6 घंटे हो तो क्लास चला जाता है, वो 8 घंटे घर पे पढ़ता है, 14 घंटे हो गया, 6 घंटे सोता है ये बच्चा, 20 घंटे हो गए, 4 घंटे जो बच्चे नहाना खाना पीना सब। मौज मस्ती बिल्कुल बंद है या थोड़ी बहुत? ये मान लीजिए संडे को हाफ डे, एंजॉय, यू वांट टू सी मूवी। देखिए थोड़ी तपस्या तो है। अपन बोल रहे हैं कि अपन 11 लाख में से 10,000 में आना चाहते हैं, तो तपस्या तो करनी पड़ेगी, राइट? और ऐसे भी यू आर टॉकिंग ऑफ जेई और एनी एग्जाम? जेई नीट बोथ। साइंस बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के हम एक्सपर्ट है तो उसी पे ज़्यादा बात करते हैं, बट इट गोज विद, इट अप्लाइज टू एवरी एग्जामिनेशन। सो वो उसको अपन बहुत वैसे नहीं करते हैं पर्टिकुलर लेवल पे, पर दोनों एग्जामिनेशन में करना पड़ता है। अपने एग्जामिनेशन को पहचानिए कि आपका एग्जामिनेशन क्या डिमांड करता है। जेई डीप थिंकिंग डिमांड करता है, नीट एक्यूरेसी और स्पीड डिमांड करता है, तो भले ही सिलेबस सेम है, बोर्ड अलग डिमांड करता है। तो आपके एग्जामिनेशन को पहचानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। खाली पढ़ने से मेहनत करने से बात नहीं बनेगी। जो मैं कह रहा हूँ 12 से 14 घंटे, ऐसे तो 11 लाख बच्चे अगर जेई दे रहे हैं और 21 लाख ये दे रहे हैं, मान लीजिए कुल मिला के हर साल 31 लाख बच्चे दे रहे हैं, 31 लाख में से 3 लाख बच्चे ऐसे होते होंगे जो ये सारी मेहनत कर रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, एक्चुअल प्रेप करते हैं। तो एक्चुअली मेहनत कर 27 तो टाइम पास है, द फुल एफर्ट। करेक्ट बस बट दे हैव डन हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड, या उनको सही गाइडेंस नहीं मिली, या उतनी मेहनत नहीं कर पाए, या करना तो चाहते थे या सोचते ही रहे। सोचते ज़्यादा है, मेहनत कम करते हैं। भाई मैं पढ़ूंगा 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 पढ़ूंगा, सोचना अलग बात है, मैं पढ़ रहा हूँ ये अलग बात है। हाँ, दोनों बातों में डिफरेंस है ना। सोच रहा हूँ जिम जाने का और मैं जिम जा रहा हूँ, बहुत फर्क है। से मेरे को याद है बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, और मैं उनको अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने जिम का नाम लिया इसलिए मुझे ये याद आया। बच्चे कहते हैं 2-3 महीने हो जाते हैं, सर 2 टेस्ट हो गए, सर नंबर ही नहीं आ रहे, सर नंबर ही नहीं आ रहे, परेशान होने लगते हैं। अरे इतनी जल्दी परेशान होने का मतलब बदलाव में समझ, सर मैं तो 7 दिन से पढ़ रहा हूँ, सर नंबर ही नहीं आ रहे। अरे भाई टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप जिम जाओ और पहले दिन फोटो लो और दूसरे दिन लो, कोई अंतर थोड़ी नजर आएगा? कोई नहीं आएगा, इट्स मार्जिनल। हाँ, आपको नजर ही नहीं आएगा वो, ऐसी दिमाग में। एक हफ्ते में भी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ पहले दिन का फोटो लो, 3 महीने तक जिम जाओ, अंतर नजर आएगा। आएगा। अरे वेट तो करो, यहाँ पे भी अंतर नजर आएगा। बॉडी को शेप लेने में जब इतना टाइम लगता है, सोचो माइंड को लेने में कितना लगता होगा। हाँ, तो वो मैंने मोटिवेशन, एज आई ऑल्सो डू मोटिवेशनल स्पीकिंग, मैंने ये देखा है लोग मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे हमारा लेक्चर देख के, हमारी डिस्कशन देख के लोगों ने कहा यार चल अब कल से पढ़ना है, मोटिवेट हो गए। एनवीर सर थे, चेतन भगत, सेम, हमने देखा सर मज़ा आ गया। होपफुली आपको मज़ा आया, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लिखो यार कमेंट वगैरह में, हम भी पढ़ें ज़रा। हमें भी थोड़ा इस उम्र में एक्साइटमेंट होता है जब लोग लिखते हैं हमारे कमेंट्स में, वी फील। मैं आपसे, आपको शायद पता नहीं होगा, आप कोटा पधारे थे 11-12 साल पहले, तब आपकी बहुत सारी एक आध बातें मैंने सुनी थी मन से, बहुत एक एज ए सिंपल एजुकेटर, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आपने सफलता का एक मंत्र बताया था, शायद हो सकता है वो आप अभी भी रिपीट करते हो, और आपने बोला था कि रियल सफलता क्या है। ये उस गांव की बच्ची की सफलता है जो गांव से आती है, पढ़ने में उसको बहुत मुश्किलों से स्कूल भेजा गया, 2 किलोमीटर रोज पैदल जाती थी, और आज वो किसी स्कूल की हेडमास्टर है। तो ये रियल सफलता का मतलब है, जिसको शायद पढ़ने को नहीं मिला था। हो सकता है कोई एक्टर का बेटा हो और वो मूवी स्टार भी बन गया हो, स्टार भी बन गया हो, तो भी वो सफलता का रियल मंत्र नहीं है। और वो ऑडियंस ही चूज कर रही थी। बोला था कोटा में आके, आई गेव दीज 2 एग्जाम्पल्स, मैंने ऑडियंस को कहा तुम लोग डिसाइड करो। मैं नाम अभी यहाँ नहीं ले रहा हूँ, हाँ हाँ, वो किसी को भी, बट आई जस्ट टोल्ड देम इनमें से आप लोगों को कौन ज़्यादा सफल लग रहा है। उन्होंने सबने वो लड़की का चॉइस किया। बिल्कुल। इसका मतलब आप भी सुपरस्टार से ऊपर हो सकते हो, आप यू विल बी मेजर्ड डिफरेंटली। बट वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, और वहाँ भी मैंने ये बात की थी कि जैसे मोटिवेट हो जाएंगे, मेहनत चालू कर दी, 14 घंटे पढ़ना भी शुरू कर दिया। जो आप कह रहे हो कि एक हफ्ते में, एक दिन में तो फर्क नहीं आएगा, कम से कम 3 से 6 महीने लगता है 2-3 कंसिस्टेंसी, वो लगे रहना जैसे चीज़ पे, वो फिजल आउट हो जाती है मोटिवेशन। मेरे को तो कई बार लगता है कि मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ ही नहीं, मेरे को तो सेल्फ डिसिप्लिन स्पीकर है, क्योंकि मोटिवेशन तो फुस हो जाती है 2-4 दिन में। हाँ, आउटर मोटिवेशन थोड़े दिन में चला जाता है ना। मोटिवेशन तो यहीं से आना पड़ेगा। हाँ, तो कंसिस्टेंसी जो लगे रहना है, एक है पढ़ना है और रोज़ पढ़ना है और अगले दिन फिर पढ़ना है, एक और पढ़ना, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, जितना भी है। हाउ डज दैट कंसिस्टेंसी कम? ये सही बताऊँ तो ये मनस्थिति से आती है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई रामबाण ना आपके पास है ना मेरे पास है, मेरे हिसाब से ना बच्चे के पास है। भाई जब कहते हैं ना कर्म करो तो फल मिलता है, हमने सुना है ये सब। जब कर्म करते हैं तो फल की चिंता नहीं करते हैं। आज पढ़े हो कल ही फल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट लाइक फेसबुक, आपने फोटो डाला 15 लाइक आ गए, खुश हो गए, ये मोमेंटरी सेटिस्फेक्शन है। ये हो रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैं बच्चों से एक बात हमेशा बोलता हूँ, एक बात बताओ, तुम फेसबुक पे फोटो डालने के लिए 2 घंटे तैयार हो जाते हो क्योंकि तुम्हें ये चाहते हो मेरे 50 दोस्तों से लाइक करें, राइट है ना। पर ये कितने दिन चलता है? 2 दिन।
अगर चाहते हो जीवन भर लाइक मिलते रहें तो उस डिग्री के लिए क्या 1 साल तैयारी नहीं कर सकते? अगर आप डॉक्टर बन गए, मैं तो कह रहा हूँ यूपीएससी क्लियर कर लिया आपने, आईआईटी कर लिया आपने, कोई बड़ा एग्जाम ट्रैक कर लिया, जीवन भर आपको उसका सम्मान मिलेगा, जीवन भर लाइक मिलेंगे। जिस चीज के लिए जीवन भर सम्मान और लाइक मिलने वाला है, क्या उसके लिए हम 1 साल तपस्या नहीं कर सकते? ये डिफरेंस है। अगर और आप इतना लंबा नहीं सोच पाते हो तो आप छोटे रन के घोड़े हो, ये सच्चाई है। छोटे वालों को कोई नहीं पूछता ना, पूछता नहीं है। आपको ये विजन रखना पड़ेगा, वो पेशेंस रखना पड़ेगा, अपनी मनस्थिति को अच्छा रखना पड़ेगा। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखो, आसान होता तो सबको, उसकी वैल्यू ही इसीलिए है क्योंकि वो आसान नहीं है। वो आसान नहीं, सबको मिल जाता जय तो कोई वैल्यू नहीं है। सबका 6 पैक हो जाता तो आज 6 पैक की वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं होती। करेक्ट। और मैं ये कहता हूँ कि कई बार बच्चे भी कहते हैं सर हम तो पढ़ भी लिए, कईयों का हो सकता है उनकी इच्छा के अनुसार रिजल्ट नहीं आता। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ जो मैंने एबीपी में आपके साथ बोली थी, और मैं वापस उसको रिपीट करता हूँ कि रियल मंत्र सिर्फ उस सिलेक्शन में नहीं है सफलता का, या उस कॉलेज में नहीं है। रियल मंत्र है उस प्रक्रिया में जो आपने मेहनत करी है। द प्रोसेस ऑफ 14 to 15 आवर्स स्टडी विद अ फोकस। अगर जो आदमी ये कर पाता है वो जीवन में असफल हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि उसे कोई कॉलेज कम ऊपर नीचे मिल जाए, रैंक उसकी डिजायर्ड ना आए, ये हो सकता है। दिन का पेपर है, खेल हो सकता है, हो सकता है उस दिन थोड़ा सा अपन ने चयन सही करा था पर भाग्य हल्का फुल्का ऊपर, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट अगर आप में आदत पड़ गई, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे शहर में आने वाले या जो तैयारी कर रहे हैं, जो रोज पढ़ रहे हैं, वो अगर इस कर्मठता के साथ करते तो जीवन में सफल होते हैं। ये सच्चाई है। तो सफलता उस प्रोसेस में है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, उस मेहनत करने में, उस कर्म में है। तो उस पर फोकस करिए। हाँ, वो हो गया तो फिर हो ही जाएगा। आई मीन इट्स लाइक इफ यू हैव दोज हैबिट्स दैट, तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ आपको आदतें ही बदलती है ना, आपको आदतें ही बदलती है। कई लोग समस्या को लेकर पकड़े ही रहते हैं, बिल्कुल, और समस्या सर नहीं हो रहा, सवाल नहीं हो रहा। मैं उनको बार बार एक ही बात बोलता हूँ, भाई डिस्ट्रैक्शन की तरफ मत देखिए। मैं उनको बहुत सिंपल सी एक्टिविटी कराता हूँ, बहुत सिंपल सी, जो आप और हम सब कराते हैं कि भाई आंखें बंद कर लीजिए, 10 मिनट लाल मुंह के बंदर के बारे में मत सोचिए। आप जो भी सुन रहे हो वो भी 10 सेकंड आंखें बंद करिए और लाल मुंह के बंदर के बारे में मत सोचिए। विश्वास मानिए, आप लाल मुंह के बंदर के बारे में ही सोचेंगे। दिस इज डिस्ट्रैक्शन। अब मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड आंखें बंद करिए। अब ये सोचिए कि क्या जो मुझे कल काम मिला था, वो किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, क्या मैंने आज वो पूरा कर लिया, और नहीं करा तो मुझे कैसे करना है। इस 10 सेकंड में आप लाल मुंह के बंदर के बारे में नहीं सोचोगे, बिकॉज यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल्स। यस। तो अगर आप ये सोचोगे, जैसे आप, मैं सोचूं मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगा, मोबाइल यूज नहीं करूंगा, मोबाइल यूज नहीं करूंगा, 10 मिनट बाद आप मोबाइल यूज करोगे। ये हम सबके साथ है। हाँ, ड्राई डे पे ही लोगों को शराब पीनी होती है। हाँ आपके पास एग्जाम्पल जोरदार होते हैं। हाँ सही बात है। हाँ, अगर वेट पेंट लिखा है तो उसी पे हाथ लगाने का मन करता है। सही बात है। हाँ, सड़क पे जहाँ सरकार कुछ लिख देती है यहाँ ये करना मना है, वहीं मिलेंगे आपको सारे लोग। तो वो मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन के बारे में कम सोचो, गोल के बारे में जरूर सोचो। किसी चीज़ में ऑक्यूपाई कर लो टुवर्ड्स, इफ़ यू हैव अ गोल, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड 14 आवर्स डे, इफ़ यू कैन डू इट कंसिस्टेंटली, आप ऑलरेडी टॉप 5% ऑफ पॉपुलेशन में आ गए हो। मैं तो कह रहा हूँ, अभी आप और हम को बात करते हुए बहुत देर हो गई है ना, बहुत सारे व्यूअर्स भी ऐसे होंगे जो लगातार इसे सुन रहे होंगे। अगर वो हमें चिंतन के साथ सुन रहे हैं तो उनको मोबाइल याद नहीं आया होगा। आपको और मुझे मोबाइल याद नहीं आया, पर आप और मैं अगर खाली बैठे होते इतनी देर तो हम पक्का मोबाइल देखते हैं। ये हम सबके साथ है। और मैं कह रहा हूँ जो भी व्यूअर्स अभी जो देख रहे होंगे, जिन्होंने शुरुआत से हमें ध्यान से सुना है, उनको मोबाइल याद नहीं आया होगा, या मोबाइल उनका हो सकता है स्क्रीन पे देख रहे हो पर उस पर कुछ और डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ होगा। ऑनेस्टली आई ओनली वांट दोज व्यूअर्स। मैंने बोला भी, कई लोगों ने मुझे कहा सर छोटे छोटे शॉर्ट बनाया करो, सर मज़ेदार रील बनाया करो, सर कट्स होने चाहिए, म्यूज़िक होना चाहिए। मैं कहूँ यार तुम्हें मैं हर चीज़ में मनोरंजन नहीं मैं दे सकता। ये हर चीज़ मनोरंजन नहीं होती सर। बुक्स में मैं आपको लव स्टोरी दे सकता हूँ, मनोरंजन है, मूवीज़ में दे रहा हूँ ना, बट कुछ चीज़ें लाइफ में सीरियसली भी लेनी होती है। हम थोड़ी बहुत मज़ेदार तरीके से बात ज़रूर कर लेंगे, विल मेक इट इंटरेस्टिंग, ऐसे बोरों की महफिल नहीं है ये। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट हेयर, क्या मैं और आप लड़ पड़े हैं। हाँ नहीं, वो आई वांट कि जो अटेंशन दे, क्योंकि हम जो आज ये टेक्नोलॉजी है सर, कि आप जैसे लोग जिन्होंने लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, इतना कुछ करा है, आज गुवाहाटी में कोई लड़का देख सकता है, कोई जौनपुर में लड़की देख सकती है, एंड इट कैन जस्ट दे कैन एब्जॉर्ब दिस एंड चेंज देयर लाइफ। और अगर आप उसको कहो कि नहीं हमें 2x पे देखना है और हमें 4 वीडियो और साथ में देखने हैं, ये टाइम नहीं है, जल्दी बताओ क्या कहना क्या चाह रहे हो, टिप्स दे दो, टिप्स, दैट शोज मी कि आप में नहीं है वो, यू आर नॉट रेडी फॉर चेंज, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट इट टेक्स। इट्स नॉट, ऐसे नहीं है कि नुस्खे दे दो, 4 नुस्खे यहाँ से 4 नुस्खे, आप टाइम पास ही कर रहे हो। मेरे को वो भी लगता है कि
अगर कोई भी मोटिवेशनल सेशन या कन्वर्सेशन आप देख रहे हो, ये दो तरफा प्रोसेस है। मेरे को लगता है हम दोनों फेल हो जाएंगे अगर हमें देखा और कोई उन्होंने एक्शन ना लिया। दे मस्ट टेक सम एक्शन, लाइफ में कुछ बदल, चाहे बोले अजय चल यार कल से सुबह उठना है, जल्दी उठना है, हाँ एटलीस्ट कुछ रेजोल्यूशन लें अपन। वी आर ऑल्सो कॉन्टेंट, फिर तो मूवी देख लेता, हाँ कुछ नहीं, क्या इन दो गधों को सुन रहा है। हाँ सही बात है। पर अगर तू सुन के कह रहा है कि यार ये सही कह रहे हैं और सर कह रहे हैं कि 14 घंटे पढ़ाई हो सकती है, एवरेज बच्चों का हुआ है आईआईटी में, नॉट वन एग्जांपल, यू प्रॉब्ली हैव 100। सब एवरेज का, एवरेज को ही कराने में और रियलिटी में हमारी काबिलियत भी है, उसी में आता है, उसी का मजा है। जीनियस तो ठीक है, जीनियस तो हमें पता है, सही बताएं, जो टॉप जिनकी हम फोटो लगाते हैं ना सर, उनमें हमारा रोल 20% होता है। देखो मैं तो आपको, हाँ इट्स अ फैक्ट। पहले मैं बहुत संकोच करता था, मेरी टीम भी मुझे बोलती थी कि सर आप कुछ भी बोल देते हो, पर मैं शिक्षक को गलत बात नहीं बोल पाऊंगा। हम क्रेडिट उनका सबसे ज़्यादा खाते हैं, फोटो उनकी सबसे ज़्यादा लगाते हैं, बट उसमें हमारा 20% ही रोल है। बहुत तेज IQ होता है। अभी हमारी एक लड़की की रैंक आई 71 नीट में, इतना तेज दिमाग है, उसने 20 मिनट उसने बायो का पेपर सॉल्व कर दिया। वाओ, अब गॉड गिफ्टेड है ना, एक्सेप्शनल, हाँ गॉड गिफ्टेड है, मैं मान रहा हूँ। या फिर ऐसे होते हैं जो 8 से तैयारी करना चालू कर देते हैं, 7 से तैयारी करना चालू कर देते हैं। पर हमारा रोल तब है जब हम एवरेज बच्चे को पकड़ के उसे सेलेक्ट करा दें। मुझे लगता है व्यक्तिगत हमारी संस्थान की का जो महत्व है वो तभी ही है, वरना नहीं है। इट्स पॉसिबल एंड आई ऑलवेज से कि आप ब्रेन स्कैन में, कोई हमारे ब्रेन में ये जगह नहीं होती जहाँ लिखा हो इंटेलिजेंस। हम सबके ब्रेन सेम है, आज तक ये कोई एरिया नहीं है भगवान ने कहा या लाइक साइंटिस्ट ने निकाला और न्यूरो सर्जन्स ने ये इंटेलिजेंस है, इसका मोटा है, इसका पतला है, देयर इज नथिंग। ये सब मसल पावर टाइप है जिसको बिल्ड करना पड़ता है, और सही समय पे सही डायरेक्शन में समय तक उसको बिल्ड करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। बच्चों के लिए हमेशा हम यही बोलते हैं कि भाई आप अगर एवरेज हो तो ये मत सोचो कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, और अगर टॉपर हो तो गलतफहमी मत पालो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आते हैं। मैं सबसे पहले ओरिएंटेशन में पूछता हूँ कितने बच्चे स्कूल के टॉपर हैं, बहुत सारे हाथ खड़े होते हैं। मैं बोलता हूँ 13.5 लाख क्लासेस हैं देश में साइंस की, हर क्लास का टॉपर सोच लो 13.5 लाख है। इसका मतलब तुम कोई नई चीज़ नहीं करके आए हो, गलतफहमी मत रखना कि टॉपर ही सिलेक्ट होंगे। ये IQ का गेम है। नीट का बच्चा है तो एक्यूरेसी और स्पीड का गेम है, उसे 200 सवाल करने हैं सर नीट वाले बच्चे को 3 घंटे में। 200 सवाल पढ़ के करना स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, और उसमें 200 में से 150 सवाल सही होने चाहिए, देन यू आर सिलेक्टेड, तब आप सेलेक्ट होंगे। आप सोचो जेई में सिर्फ 54 सवाल करने 3 घंटे में, 54 और 25 सही कर दो सिलेक्शन हो जाएगा, पर वहाँ के सवाल का लेवल अलग है। तो दोनों एग्जामिनेशन की प्रक्रिया बिल्कुल, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। कई बार ज्ञान दुनिया में ऐसा है कि आज मेरे से कोई बोले कि मैं क्या दुनिया का पूरा ज्ञान ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, ना मैं दायित्व उठा सकता हूँ। मेरे को शायद 1000 जन्म भी लेने पड़े तब जाके पूरी दुनिया का ज्ञान मुझे हो सकता है, पर जिस ज्ञान में मैंने डुबकी लगाना चालू करी है, मैं उसको थोड़ा अच्छे से जानना जरूरी है, और उसी में मेरी एक्सपर्टीज़ है, और उसी में मैं आज कोई बच्चा मेरे से और आपसे आके पूछे भाई फुटबॉल कैसे सीखना चाहिए, तो वी आर नॉट द करेक्ट वन टू गाइड देम। तो जैसे हम कहते हैं ना, गुरु सोच के चुनिए, ऐसे पहले एग्जाम को पहचानिए, फिर सोच के गुरु चुनिए, मेंटोर चुनिए, फिर उनकी बातों का अनुसरण करके उसकी तैयारी को शुरू करिए, तब जाके आप सही राह पे जा पाओगे। कब बच्चे, अदर साइड इज, कब आपको लगता है कि बच्चे को समझ लेना चाहिए कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये मैं लाइक यू नो मेरे को, क्योंकि इंडिया में ये प्रेशर भी माँ बाप बहुत करते हैं, इंजीनियर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनेगा भाई मेरा बेटा, मैं बचपन से जब से पैदा हुआ है वो देखा भी आपने। सो व्हेन डज अ चाइल्ड और स्टूडेंट, मतलब कैसे पता लगे कि यार ये दिस इज़ नॉट फॉर मी। देखिए कि मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर जेई की बात करें तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जरूरी है, बेसिक। वो मैं बोलता हूँ 70-80% में होता है, ओके, ऑफ पीपल हैव, होता है ना, उसे ग्रूम करना होता है। पर मैं ये भी मानता हूँ कि 25-30 में नहीं होता है। उनकी गलती नहीं है, वो शायद आर्टिस्टिक ज़्यादा होते हों, क्रिएटिव ज़्यादा होते हों, है ना। वो अगर आपका मैथमेटिकल एक्यूमेंट बिल्कुल नहीं है, कम है, जो आपको 8-9 से दिखने लगता है, तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने आप को ऐसे एग्जामिनेशन की तरफ मत धकेलिए। जैसे हमने भी ऐसे टेस्ट बहुत सारे कराते हैं जिनसे पता पड़ता है कि वो है कि नहीं है। अगर आप बायो या नीट की तरफ जाना चाहते हैं तो किसी को जल्दी याद होता है, किसी को थोड़ी मेमोरी ठीक होनी पड़ेगी। आपने कोई चीज़ 5 बार रट ली और फिर भी आपको नाम याद नहीं रह रहा है, या आपको कई लोगों को ऐसा होता है कि उनको नए नाम जब आते हैं तो वो याद नहीं रहते हैं, टफ वर्ड्स आ गए, तो उनको बायो में दिक्कत होती है। तो ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, और इससे ये मत हताश होइए कि यार मैं ये नहीं कर पाया, अरे बहुत, इसका मतलब कोई अच्छी चीज़ आपके लिए और है।
जो भगवान ने बना रखी है। आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कर सकते हो। बहुत सारे लोग अपन देखते हैं आज के टाइम में, यूट्यूबर भी अपन बहुत सारे देख लें, जो भले उन्होंने कुछ भी नहीं करा हो, पर बहुत सारे बहुत अच्छा ज्ञान वो आजकल देने लगे हैं, टेक्निकल ज्ञान देने लगे हैं, भले उनके पास कोई डिग्री ना हो। पर मेरा ये कहना है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हुए हो सकते हैं, उसको ढूंढना आपको फिर पड़ेगा। पर मैं आपको बता दूं, इसलिए नहीं कि हम साइंस बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं इसलिए बोल रहे हैं, 70% के आसपास बच्चों में वो बेसिक इक्विपमेंट होता है, अपन उसको ग्रूम कर सकते हैं। और मैं ये भी बोलता हूँ कि कई बार लोग, जैसे मेरी बात को हो सकता है अभी बायस लगे, थोड़े कमेंट ऐसे आने लगे कि नहीं आप तो कोचिंग वाले हो इसलिए ऐसी बात बोलोगे ही बोलोगे, बट मेरा उनको ये कहना है कि रियलिटी में हमारे को हमारे चयन सब्जेक्ट का या प्रोफेशन का परिस्थिति को देख के भी लेना होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने बेस्ट डिसीजन लिया कि यार मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा। मैंने वो चयन इसलिए करा क्योंकि यार अगर एस्ट्रोनॉट में बाय द वे 50 लाख देने पड़ जाते हैं यूएस जाने के लिए, तो मैं शायद नहीं दे पाता। मैं मतलब फैमिली ऐसे, हमारी ऐसी कोई आर्थिक परिस्थिति नहीं थी, तो फिर मैं दुखी रहता जीवन भर। मैं कोटा के बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार देख, अगर मैं तेरे को एक ही बात बोलूँगा कि कोटा का कोई बच्चा मेरे को पेरेंट आया, मेरे को बोलता है कि हम उसका एक टेस्ट लेते हैं, जैसे हमें पता पड़ जाता है किसके लिए ठीक है। अब जैसे एक बच्चा मान लिया हमारा रिलेटिव आया, तो मैंने उसका दोनों टेस्ट, वो कॉमर्स के लिए भी अच्छा था और मैं जेई के लिए भी अच्छा था। तो मैंने उसको बोला देख तू जेई ले। उसने बोला सर ऐसा क्यों, कॉमर्स क्यों नहीं? मैंने कहा देख तुम जिस शहर में रह रहे हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है जो सबसे सस्ते में और बढ़िया से हो सकता है। तो हमें कई बार हमारा चयन काल और परिस्थिति को देख के भी लेना चाहिए। मतलब ये कहना बहुत आसान है, कुछ भी कर लेंगे हम दुनिया में, कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको अपनी परिस्थिति को ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो परिवार की आर्थिक स्थिति हो, चाहे आपकी जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट हो, चाहे आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, वॉट एवर इट इज, उसको ध्यान में रख के करोगे तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करोगे आप। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो जीतू भैया है कोटा फैक्ट्री, कई बार आपसे कंपेयर किया जाता है, कुछ है मतलब यू दे हैव टोल्ड यू, दे हैव इंस्पायर्ड बाय यू? हाँ, उन्होंने पूरे अपने इंटरव्यूज़ में बोला है कि उन्होंने सारा कैरेक्टर मेरे से लिया है, डायलॉग्स मेरे से लिए हैं, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हर मन से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उस कैरेक्टर ने मुझे बहुत फेमस करा है। तो अच्छी बात है। पर कोटा फैक्ट्री नाम रखा है, कोटा फैक्ट्री बोला भी जाता है, सिंस यू आर वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ कोटा। कई बार कोटा का क्रिटिसिज्म भी आता है, कई बार ओकेजनली सुइसाइड्स भी हुए हैं जो मेरे को लगता है कि नहीं होने चाहिए। आपको भी आई एम श्योर किसी को भी लगता है नहीं होने चाहिए। ये इन सब के बारे में आपका क्या कमेंट है? ऐसा क्यों होता है, कैसे रोका जा सकता है, क्या कहाँ गड़बड़ हो रही है? मेरा इसका उत्तर बिल्कुल, क्योंकि ये प्रश्न मेरे सामने कई बार आता है और इसका उत्तर देना मेरा दायित्व भी है, मैं इससे भाग नहीं सकता हूँ। नहीं पूछता तो वो भी इररिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए। पहली बात मैं आपको ये बात बताऊं कि इतना एक्सट्रीम स्टेप कि जो परसेंटेज है इंडिया में स्टूडेंट्स में, कोई भी स्टूडेंट्स का आप बल्क उठाएं, 1 लाख 2 लाख जो भी, उनमें जो परसेंटेज सुसाइड की होती है वही कोटा में लगभग लगभग है। ये कोई एग्जॉर्बेंटली 5 गुना या 10 गुना नहीं है। ओके। नहीं है। तो ये समस्या कोटा की नहीं, देश की है और बल्कि दुनिया की है। हम देश, हमें बोलते हैं इंडिया में इतने सुसाइड हुए। अरे इंडिया में 17% पूरी दुनिया के मान लीजिए सुसाइड हो रहे हैं, ये परसेंटेज डेटा है गूगल पे। अरे तो हम 700 करोड़ में से हम 135 करोड़ तो हम ही हैं। तो जब हम लगभग 20% आबादी लेके बैठे हुए हैं तो 17% सुसाइड होना, हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं होनी चाहिए भी, अगर हमारा देश को और अव्वल जाना है तो पहली बात ये परसेंटेज के लेवल पे ये कॉमन है। ईश्वरी कृपा से मोशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक, लाखों की संख्या में हम बच्चे पढ़ा चुके हैं, पर 0 होना चाहिए। ये प्रेशर तब क्रिएट होता है जब हम ये बोलते हैं कि कई, जैसे कल भी मैं किसी से बात करता हूँ, उन्होंने बोला कि हमारा टीचर जो है ये बोलते थे कि अगर तुम इस कॉलेज में नहीं पहुंचे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद है। ये शिक्षकों को नहीं करना है, या ये पेरेंट को भी नहीं करना है। ये कोई भी कर सकता है, शिक्षक, पेरेंट, पीयर प्रेशर, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। आईआईटी में नहीं गया तो तेरा जीवन खराब हो जाएगा, या मेडिकल में नहीं हुआ तो तेरा जीवन। मैं फिर एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सफलता, हम सिलेक्शन किस लिए चाहते हैं? सफलता के लिए। सफलता सिर्फ उस सिलेक्शन या कॉलेज में नहीं है, सफलता उसको पाने की उस प्रक्रिया में है, उस मेहनत में है, उस फोकस में है जो आप 1 साल में करते हो। आप समझो कि उसका परिणाम कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे होगा, पर अगर आपने वो कर्म करने की प्रक्रिया को चालू रखा तो आप जीवन में सफल जरूर होगे। हमें इसके लिए मेजर लेने चाहिए, वो यही तरीका है कि उनको ये बात सही से समझाना। मोशन में हम समझाते हैं, ईश्वर की कृपा से आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ, बट गॉड नोस, किसी बात का कोई आप 100% गारंटी नहीं ले सकते हो। पर मुझे लगता है उसका एक बेसिक कारण ये है जो मैंने आपको अभी अभी बताया। जैसे कई जगह संबोधन में बच्चों को बोलते, डॉक्टर नहीं बने होते तब भी बोलने लगते हैं डॉक्टर।
ये अननेसेसरी प्रेशर है विच वी शुड अवॉइड, जब तक बना नहीं है। सेंसिटिव रहना पड़ता है अबाउट दीज थिंग्स, सिग्नलिंग जो पेरेंट्स भी करते हैं कई बार घर पे। आप मान लीजिए पेरेंट्स, बहुत सारा प्रेशर मनी का, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़, पेरेंट्स की हमारे लिए भगवान स्वरूप है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बट अपन समझें कि पेरेंट्स अपने मनी का प्रेशर उनके सिलेक्शन पे नहीं डाल सकते। आपने मनी खर्च करी, इसको आप डायरेक्टली सिलेक्शन से रिलेट करिए। इतना पैसा खर्चा है, ये नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ये बहुत प्रेशर होता है बच्चे पे। उसको ये बोलिए, अभी मैं बताऊँ आपको, मैं और एक सही बताऊँ आपको, जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, पर ये जो ऐसा प्रेशर कई बार पढ़े लिखे पेरेंट डालते हैं ज़्यादा, बल्कि मैंने देखा जो गांव परिवेश के बच्चे आ रहे हैं, अभी हमारे यहाँ से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, 77 रैंक आई, उसके गांव गया मैं, उसकी तीनों बच्ची हमारे यहाँ से डॉक्टर में सेलेक्ट हुई हैं, 2 बच्चे और भाई। उनके घर गया तो उनकी माता जी बस एक ही बात बोलती, तू तो अपना बेस्ट देना, मतलब तू तो अपना सबसे बेहतर देना, सेलेक्ट नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनकी माता जी यही बोलती थी हमेशा। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मनी का प्रेशर या सिलेक्शन का प्रेशर मत दीजिए, उनको सपोर्ट करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें, उन्हें एम्पावर करें, कंपेयर मत करिए। देख गुप्ता जी का बच्चा निकल गया, हाँ पता है, नॉर्मल इंडियन बातें हैं। तो मतलब कंपैरिजन पे मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी, मैं उसको कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, क्योंकि आपके जो व्यूअर्स हैं बहुत सिंसियर हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली और मुझे समझ भी आई। उन्होंने बोला कि कंपैरिजन कन्वर्ट्स इनटू जेलसी एंड कंपैरिजन कन्वर्ट्स इनटू इंस्पिरेशन। इट डिपेंड्स कि आप कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे का कंपैरिजन या शिक्षक भी कंपैरिजन सेम क्लास में कर रहे हैं, देख अतुल को देख, इसके भी तो नंबर आ रहे हैं, तो करण को बुरा लगेगा। पर करण को अगर आप कंपेयर करो किसी 5 साल पहले निकले हुए टॉपर से कि देख वो भी तेरे जैसा था, उसके जैसा तू बन सकता है, वो इंस्पिरेशन है। अगर करण को सेम क्लास में से कंपेयर कर दिया जाएगा तो वो कंपैरिजन जेलेसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे हमारे 2 बच्चे, उनमें अगर आप रोज कंपेयर करोगे तो जेलेसी में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपेयर करिए ऐसे लोगों से अपने बच्चों को जिनका उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, दैट बिकम्स इंस्पिरेशन। कंपैरिजन टू द नियर पीयर्स, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बात लॉजिकल है। सो वेदर यू रियली वांट टू कन्वर्ट योर कंपैरिजन टू जेलेसी और वेदर यू रियली वांट टू कंपैरिजन टू इंस्पिरेशन, इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको कर रहे हो। ओके, दैट्स नाइसली पुट, वेरी नाइसली पुट। आई मीन जाते जाते व्हाट डू यू वांट टू टेल टू एवरेज और अबव एवरेज और बिलो एवरेज इवन स्टूडेंट पर्सन जो अपनी लाइफ को, नॉट जस्ट एंट्रेंस एग्जाम, जो अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहता है। अपनी लोग IIT JEE क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना, लाइफ को बेहतर करने के लिए करते हैं। तो ये उसको आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने शब्दों में कहिए। मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी बात अजीब सी है, पर हम सिलेक्शन या कोई भी चीज़ सफलता खुश होने के लिए करते हैं। अगर देखें तो कई बार ऐसे भी केसेस हुए हैं जब IAS ऑफिसर्स ने सुसाइड कर लिया, सफल तो वो थे। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। स्टार्स ने किया है, रॉक स्टार्स ने किया है, मैं नाम नहीं जानता, पर अब हम सब लोग ही जानते हैं वो सफल थे हमारी नज़रों में। तो सफलता का रियल मतलब खुश रहने में है। खुशी कहाँ पे आती है मैं आपको बताता हूँ। फिर किसी संत ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो बार बार मैं बात बोलता हूँ, कर्तव्य का भाव रखिए, अधिकार का नहीं। इसने मेरे लिए नहीं करा, मम्मी पापा को ये करना था, टीचर को ये करना था, दीदी को ये करना था, मेरे को ये मिलना चाहिए था स्कूल से, ये अधिकार का भाव है। ये फ्रस्ट्रेशन लाता है, जेलसी लाता है। कर्तव्य का भाव रखिए, मेरे क्या कर्तव्य हैं दूसरों के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, माँ बाप के प्रति, शिक्षक के प्रति, स्कूल के प्रति, किसी भी संस्थान के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं। जिस दिन आप, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंसियर व्यूवर्स हैं, इसलिए मैं हंसी मजाक की बजाय सिंसियरिटी वाली बात करना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण रूप से करा हो उस दिन आपको बहुत सुकून की नींद आती है। बच्चे के फ्रेम में बोलूँ तो जिस दिन आप पूर्ण रूप से स्कूल गए हों, घर पे आए हों, मम्मी पापा से नेसेसरी नहीं लड़े हों, मम्मी ने जो काम बोला वो करा हो, होमवर्क पूरा कंप्लीट करा हो, ये आपके कर्तव्य थे जो आपने पूरे करे, तो आपको सुकून की नींद आई होगी। तो अगर जीवन में हम कर्तव्य का भाव रख लेंगे, अधिकार का नहीं, तो खुश अपने आप रहने लगेंगे। और जब कर्तव्य का निर्वाह करेंगे तो सर सफलता तो आना तय है। कर्तव्य का भाव रखेंगे तो सफलता अपने आप आने लगेगी। तो मैं आखिरी में ही बोलना चाहूँगा कर्तव्य का भाव रखें, अधिकार का नहीं। which means like your duty, your responsibility and versus your entitlement and rights। जो आजकल कहते हैं कि बहुत entitled हो रहा है, मतलब वो यही है कि ये मेरे राइट्स हैं, ये मेरे राइट्स हैं। मेरे को माँ बाप ने ठीक से नहीं पाला,
उनको मेरे को और प्यार करना चाहिए था, मेरे को और पैसे देने चाहिए थे, मेरे को कम डांटना चाहिए। सुविधाएं कम मिली, हाँ इट डजंट हेल्प एनीवे। उससे होगा क्या? नहीं होता, तो नहीं ना, अल्टीमेटली तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा। तो या ठीक है, ठीक है। एनवी सर, आपने आज इतना टाइम दिया और मास्टर क्लास अपनी जीवन की थी, दिस वाज नॉट फिजिक्स, एंड आई थिंक इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, जैसा भी आपको ये लगाओ, अच्छा लगाओ बुरा लगाओ कोई बात नहीं, अपने जो जेन्युइन दिल के थॉट्स ज़रूर कमेंट्स में डालें। और आप जानते हैं ऐसे कमेंट को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कमेंट तभी आगे जाता है जब आप जैसे लोग अपने ख़ानदान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजते हैं लिंक, या और दोस्तों को बताते हैं, दोस्तों के ग्रुप्स में भेजते हैं कि भाई ये सुनो, इससे जैसे सर ने कहा कि आज के यही सरमन्स हैं, आज के यही सत्संग, एक तरह से सत्संग है, करेक्ट। संगत, सत्संग मीन संगत, अच्छी संगत होना। संगत। तो दैट इज़ व्हाट, इफ़ यू फील दिस डिज़र्व्स, ओनली इफ़ यू फील इट डिज़र्व्स, अगर आप फील करते हैं कि ये और लोगों को सुनना चाहिए, इससे उनको फ़ायदा होगा, तो ज़रूर भेजिए। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब कुछ ये सब सब्सक्राइब करो। रिश्ता बनाने को नहीं कह रहा, लाइक सब्सक्राइब ही कह रहा हूँ, पर वो भी बना सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे, थैंक यू। थैंक यू गाइस। दिस वॉज डीप टॉक विद एनवी सर।